हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। आई हैड अ गुड वीक। आई टुक अ लिटिल ब्रेक। मुझे डुसलडॉर्फ जाना था, जर्मनी जाना था। ओके मुझे कहीं भी यूरोप में जाना था। आई हैड टू यूज माई वीजा विच वॉज लेइंग अनयूज्ड. So I chose Dusseldorf, A, because it was the closest city from London, and B, some of my friends were visiting either Dusseldorf या उसके आसपास के इलाके. So I took a quick weekend getaway. It was a very nice सिटी. काफ़ी अच्छी हिस्ट्री थी उसकी. दे हैव अ लिटिल प्लेस कॉल्ड लिटिल टोक्यो. आई डिडंट नो कि जापान और जर्मनी का जो मुश्तरका पार्टनरशिप थी अबाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इट हैपेंड इन डुसलडॉर्फ. और वहाँ पे काफ़ी जापानीज कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी थे. देयर वाज अ लिटिल एरिया कॉल्ड लिटिल टोक्यो. आई ओनली फाउंड आउट अबाउट दैट प्लेस लास्ट डे, तो मैं उसको इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया. इट वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कोल्ड एंड यू वुड लाफ. इट वॉज जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस. फॉर मी इट वॉज अ लॉट ऑफ कोल्ड. तो मैं आई डिड डॉक्यूमेंट अलॉट और वॉकडेल्स भी बनाई, लोगों से इंटरव्यूज भी लिए. सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन दैट वे. बट लाइक मैं वापस आके सोचा मेरे पास रील कंटेंट नहीं है. बिकॉज रील के लिए क्या है, ग्लव उतारो और फिर फ़ोन निकालो, फिर फ़ोन से शॉट लो, फिर फ़ोन रखो, फिर ग्लव पहनो. इट वॉज वे टू मच. आई नो वो वाले ग्लव्स होते हैं जो कि फ़ोन के साथ चल जाते हैं. आई हैड दोज बट आई लॉस्ट वन पेयर, नॉट पेयर, लाइक वन पीस ऑफ इट. तो फिर मैं प्राइमार्क से, मुझे लगा कि गुजर जाएगी 1 डिग्री, लेकिन मुझसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ है, आई स्टेप्ड इनटू प्राइमार्क. वहीं से खरीदे सस्ते वाले, बट दे वर नॉट फोन फ्रेंडली. सो या, बट एनीवे इट वाज अ लॉट ऑफ फन नॉनदलेस. काफ़ी मुस्लिम प्रेजेंस भी है, काफ़ी लेबनीज रेस्टोरेंट्स भी वहाँ नजर आए. आई एट सीरियन फूड. लेबनीज शिश तवूक इज लाइक द बेस्ट प्लेस, द बेस्ट थिंग टू गो फॉर. एंड ऑफ कोर्स शीशा विच रूइंड माई थ्रोट अ लॉट. अच्छी क्वालिटी का नहीं था, मुझे अंदाज़ा हो गया था. और फिर मैं आते ही मुझे फ्लू हुआ. आई पॉप्ड अ फ्यू एंटीबायोटिक्स और अभी लॉजेंज भी खा रहा था. बट आई थॉट के अच्छा मौका है, एपिसोड बनाते हैं, क्योंकि आगे फिर ट्रैवल फिर शुरू हो जाएंगे. आई विल बी गोइंग टू वियतनाम, जैसे कि we all know we're taking a trip, और I'm really excited about it. I'm really excited to meet न्यू पीपल. और लेट्स सी वो कैसा होता है. और फिर वहाँ से आके दोबारा फिर एक और जगह जाना है, उसके बारे में बहुत जल्द बताऊंगा. खैर, विदाउट फर्दर अडू चलते हैं आज के कमेंट्स की तरफ. लेकिन उससे पहले प्लीज मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल. अभी भी हमारे 40+% ऑफ व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबर्स. ऑल्सो अगर आपको ये पूरी लंबी एपिसोड देखने में दिक्कत होती है, सो यू कैन गो टू माय अदर चैनल कॉल्ड जुनैद अकरम क्लिप्स, जहां पे सेपरेट हर क्वेश्चन सेपरेटली अपलोडेड होता है, ताकि आपको अपने मतलब का अगर कोई टॉपिक मिले तो आप वहां से भी देख सकते हैं. तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/kanjiswag, जिससे लाइक ऑफ कोर्स इट हेल्प्स अस रन दी ऑपरेशन. सो और एक न्यूज़ है, वो अभी नहीं दूंगा आपको, कुछ ही अरसे में बहुत जल्द दूंगा इसी चैनल से रिलेटेड. खैर, ऑलराइट जी. सो पहला कमेंट आया है मीट डेव 33. डिड एनीवन नोटिस Junaid's teary eyes at 31-minute mark? Man, that hurt, Junaid bhai. I've been a fan of yours for the last 6-7 years, and I just want to say that your content has always been a source of knowledge and inspiration and positivity for me. I know you've mentioned feeling like your peak has passed, but please know that your impact and wisdom continue to uplift so many of us. The way you share your thoughts and perspective has shaped not just what we know, but how we see the world. You've made a lasting difference, and you're far from done. Please don't doubt your worth. You are incredible, and the best is yet to come. Keep pushing forward. You have a whole community behind you, and we're all here for the journey with you. Much love and respect. Love from an Indian living in Canada. Fun fact, back in college, one of my roommates, a Canadian born Pakistani, got into your content because of me. Kind of ironic how an Indian ended up showing a Pakistani guy content from a Pakistani creator. थैंक यू सो मच. इट वॉज वेरी नाइस. हाँ यार, वो बस कभी कभी इमोशंस हाई हो जाते हैं यार. और मैंने नोटिस किया ये पैटर्न थोड़ा कुछ एपिसोड से चलता आ रहा है. यू नो व्हाट, फक दिस शिट, आई नीड टू बी इन हाई स्पिरिट. सो या, यू वोंट सी एनी ऑफ दोज anytime soon. Or speaking of Pakistani guy showing content, Indian guy showing my content to a Pakistani guy, the same thing happened. कुणाल कामरा ने एक बंदे को मेरा फैन बनाया था. सो ही हैड अ टॉक विद ध्रुव राठी. एम्स्टरडेम में कोई इवेंट था, एंड देन किसी बंदे ने सवाल पूछा, तो पूछा मैं उसने कहा मैं इस्लामाबाद से हूँ. सो कुणाल आस्क्ड हिम, डू यू नो जुनैद अकरम? तो आई थिंक ही डिडंट नो मी. तो खैर, दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम. बाय द वे, कुणाल के शोज होने जा रहे हैं
लंदन में है 19 जनवरी को, और 26 जनवरी रिपब्लिक डे को दुबई में है। आई रियली वांट टू अटेंड दैट वन, और डेट्स कुछ मैच हो भी रही हैं, बट चूंकि मेरा आगे भी एक लंबा ट्रैवल है तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हालांकि मुझे ये डेट 5 महीने पहले से पता थी, एंड आई वाज रियली होपिंग टू मीट हिम। आई हैवंट मेट हिम येट, सो या लेट्स होप दैट हैपेंस। चले जी, जीरो मास जीरो कहते हैं, टू बी ऑनेस्ट वी नेवर रियली सी यू एज बीइंग एट योर पीक और नॉट, वी हियर फॉर यू regardless, we genuinely appreciate you and your content always. It seems like you might need some time to recharge, or perhaps you've grown distant from the things you once loved. That is a very valid point, और यही सारा मसला है। I'd suggest taking a week off from internet, give yourself some space to breathe, take that favorite vacation you've been thinking about, spend quality time with Lil Swag, and focus on what makes you truly happy. You deserve it, bro. आपका प्यारा fan Mas. Thank you so much, Mas. And yes, so there's been a lot of introspection, and there's been a lot of discussion at home with my wife and also with some close friends. तो वो बात घूम फिर के वहीं आती है कि लाइक आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई रियली एंजॉय डूइंग, तो शायद उस वजह से थोड़ा बहुत इस तरह की फीलिंग आ रही है। बट या यू पॉइंटेड आउट रियली रियली वेल। एंड लाइक स्पीकिंग ऑफ टेकिंग दैट वेकेशन दैट आई ऑलवेज वांटेड, मुझे आई डोंट रियली नो ऐसा कौन सा वेकेशन है दैट आई रियली वांट। हाउएवर, आई डोंट नो, आप लोग बहुत छोटे हो गए, आप में से बहुत सारे लोग, there used to be a TV series called Chiku and the Man. So it was about these Latin American mechanics, एक young guy and एक old guy, and like it was a really funny show. तो उसकी जो एक overall Mexican Latin American vibe है ना उस show की, उसका music and everything, that made me fall in love with South America for some reason. And Argentina was my favorite, probably because of football and also because my mamu used to visit that place frequently बैक इन द डे। एंड फिर उसके बाद लकी अली का जो गाना था तेरे मेरे साथ जो होता है, दैट वाज शॉट इन क्यूबा। तो वो लाइक सो इस तरह के टीके बार बार जिंदगी में लगते रहे, विच रियली मेड मी फॉन्ड ऑफ साउथ अमेरिका, एंड आई हैवंट रियली गॉन देयर येट, आई रियली विश टू दो। सो या, बट लाइक बहुत दूर है, बहुत महंगा है, जाना आना महंगा है। आई हर्ड कि वहाँ पे वंस यूर देयर इट्स लाइक डर्ट चीप, सो दैट एंड लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे होती है कि दोस्त चाहिए होता है, तो वो हर दोस्त को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती या कुछ ना कुछ होता है। सो लेट्स होप गोगलू देख रहा होगा, गोगलू चलते हैं, तेरे पास तो पासपोर्ट है, यूज़ कर उसको। एनीवे, वियर्ड पैराडॉक्स, मैं चाहिए किसी को पॉइंट आउट करिए टू द क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन। मैम, डू नथिंग बट ट्राई डिस्टेंसिंग फ्रॉम ईच अदर फॉर अ कपल ऑफ डेज, वन और बोथ ऑफ यू गो out on a solo trip or something like that, and when you'll meet you'll see a difference for sure. It's nothing unusual, it's so freaking normal, so don't fret. Easy solution, distance occasionally. I think ये उस बारे में है, the couple where the husband has lost interest in bedroom के मामला, शायद ये उसका है कि थोड़े अरसे के लिए अलग हो जाएंगे, शायद जोर से जुड़े, जितनी देर मैग्नेट जितना दूर जाएगा उतना चुंबक जोर से लगेगा। खैर, डॉक्टर जीश कमर कहते हैं ऑन द लास्ट वीडियो अबाउट पाकिस्तानी cuisine and the lack of branding or penetration, one of the big factors is the disgusting lack of hygiene protocols. Absolutely true. It's not just the lack of alcohol, but rather the poor ambience and presentation, like you mentioned, that make Pakistani restaurants just the domain of desi clientele. There are two famous restaurants in Chicago, Ravi and Usmania. The food is good, but the overall lighting, aesthetics, uniforms are just pitiful. Not to mention the bathroom situation. I visited Istanbul many years ago and did wuzu at one of the public restrooms. I was stunned by how careful the Turkish were about trying not to spill an extra drop of water. At Pakistani restrooms, one feel like we need to repeat our wuzu after visiting them. That is absolutely true. In fact, मैंने भी recently न्यूयॉर्क में व्हाट्स दैट प्लेस, जैक्सन हाइट्स में मैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में गया। मेरे पास आई थिंक उसकी वीडियो भी होगी, अगर होगी तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा। वो इतना कोई गलीज, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जो किचन था, वॉशरूम में लाइट नहीं थी, और साबुन तो हमारा साबुन से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का साबुन से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि जितने ग्रीसी हमारे खाने हैं उतना ही हाथ धोने का मतलब डिप्राइव किया जाता है। आप बड़े से बड़े शादी हॉल में चले जाएं, 15 लाख 20 लाख रुपए उनका वेन्यूज का रेंट होता है, लिक्विड सोप नहीं होता है तो पानी मिला हुआ होता है, टिश्यू नहीं होता, कोरमा इतना ऑयली होता है लेकिन साथ में टिश्यू नहीं देते। पता नहीं हमें क्या मुसीबत है कि हाथ ना धुले इस कौम के, पता नहीं एक ही बार हाथ धोलेंगे हम इनसे। खैर, ये इतना कोई गलीज बाथरूम है, ये आपको नजर आ रहा होगा, खैर वीडियो ऊपर लग जाएगी भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये उतना ही मशहूर रेस्टोरेंट है ये, ठीक है, ना लाइट ना वहाँ हाथ धोने का निज़ाम। तो या यू आर एब्सोल्युटली राइट, हाइजीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और हाइजीन से तो हम ऐसे भागते हैं जैसे शैतान मुसल्ले से भागता है। खैर, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और टर्किश, आपने टर्की का जिक्र किया, तो भाई मैंने ज़िंदगी में जब पहली बार
टर्किश आदमी से शेव करवाई। मैं मेरी जिंदगी भर की तमाम हजामतें एक तरफ, और वो इतनी केयरफुल और मेटिकुलस तरीके से उसने शेव, पहले तो उसने उस तरह को नहलाया, अरे मैं साफ होने गया था, पहले उस तरह को साफ किया, उस पे अल्कोहल का स्प्रे किया, फिर उस पे आग लगा दी। मैं वहां खड़ा हूं, मेरा ये सर्कस क्या चल रहा है भाई, जल्दी से कर, जाना है, शादी थी उस दिन मेरी। तो वो आग लगा रहा है उसको, अजीब पता नहीं क्या क्या कर रहा है, इतनी सफाई से उसने काम किया, मैं तो देखता ही रह गया। तो बस ये बात तो है, ईरान से लेके मोरक्को तक आपको बेहतरीन सफाई मिलेगी, ये साउथ एशिया आते ही पता नहीं बेड़ा गर्क हो जाता है। सो यस, बहुत बिल्कुल फेयर पॉइंट है आपका। जकी खतीबी कहते हैं व्हाई डू आवर फ्रेंड्स डू दिस। अच्छा, ये वो जो दोस्त दूसरी लड़कियों को ऐड कर रहा था, दोस्त की फ्रेंड्स को। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टोरी। आई वाज पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टीचर्स हु वर selected from different schools to work on a collaborative project by British Council. We made a WhatsApp group for sharing ideas, and I was made the admin. The next day, some of the female teachers told me about a guy who constantly messaged and called them from an unknown number. They were sure he was one of the male teachers, and that was indeed the case. One of the female teachers, who was younger and more attractive than the others, showed me pictures and videos of the guy using a razor blade to write her name on his wrist. A teacher, for fuck's sake. मतलब एक ही रात में घर जाके पहले सबको कॉलें की और फिर उस तरह से नाम लिखा। तौबा है यार, क्या लोग हैं, कसम खुदा की। मोहम्मद अहमद कहते हैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिस्किंग योर सोलमेट। What a beautiful selection of words. Thank you. Sadin कहते हैं that open marriage is going to be a disaster and the beginning of the end of that relationship. It's interesting that the man in the relationship is pushing for that. Yes, the man seemed greedy in that situation. और वो होता ना कि आप अपना ही अंदर का निकाल रहे होते हो कि बड़े अरसे से आप meticulously you play around and like you bring things to a point कि oh I think we need to do this. वो पहले से ही चल रहा होता है। आई वॉन्ट टोडी कहते हैं मरने गए थे, मरवा के आ गए। हाँ, ये वही वो जो द गाय कॉल्ड इन फॉर अ होकर एंड got into trouble. भुवन भाम, अच्छा ये भुवन भाम वो असली वाले तो नहीं होंगे। I think that couple should adopt any pet that will get you your kid without making a kid. अच्छा, मतलब इनका कहने का मकसद है कि वो जो ओपन रिलेशनशिप पे जा रहे कपल, उससे पहले कोई कुत्ता बिल्ली पाल ले ताकि वो एक बच्चा ना किए बगैर एक बच्चा उनके घर में आ जाए, कीप्स देम बिजी। उदय पटेल कहते हैं कि इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आजगंजी स्वैग। माफ कर दे भाई, ये एक हो जाती है बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी बड़ा जहन लगा के और मेंटली इसके नीचे रिप्लाईज भी बड़े अच्छे थे, मैंने देखे थे कि भाई इसमें ये हाल है इसका, पागल हो जाएगा। सही कह रहे हैं। बलबीर सिंह कहते हैं भाई यू आर ट्रूली लाइक अ फादर फिगर टू सो मेनी ऑफ अस। आई कांट थिंक ऑफ यू इनफ फॉर एग्जिस्ट कांट थैंक यू इनफ for existing. May you always keep making these videos. Junaid bhai, you are truly an angel. Thank you so much. Amina Shehzadi कहती हैं जुनैद भाई, those who say sick things to your wife are the people who just can't digest that you are leading a stable life. That's why उनको ये चुल मची रहती है कि somehow कोई ना कोई प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। हल्ली कराओ उनको। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कुछ जिन लोगों की अपनी जिंदगी में पीस या हैप्पीनेस या खुशियां नहीं होती, तो उनकी कोशिश होती है कि भाई दूसरे का तो हम बिगाड़े किसी तरह, ये कैसे खुश रह सकते हैं। तलहा दी ऑप्टिमिस्ट कहते हैं us bro us, I hate these toxic female friends our wives always seem to have. Yes, there is always one. और वो एक और हमेशा होता है ना हर ग्रुप में, there is one who is least attractive. So whenever you approach the attractive one, that unattractive one tries to stall the situation और फिर उसमें they say it's always the fridge trying to save the snack. Alright, तो ये थे आज के comments, चलते हैं आज के सवालात की तरफ। Alright जी, so the first question is again from the same person who asked questions about me. So, दूसरा फेज है सवाल का। Dear Junaid Akram, thank you for answering my set of questions I asked earlier regarding the kind of questions you get, etc. Now I want to ask you questions around your Explained series. Your Explained series on your main channel has been a game changer in the way content is consumed in Pakistan. The depth and clarity you bring to complex topics is truly inspiring. I'm also a huge fan of Faisal Badaich and content creators like Dhruv Rathi. As someone who deeply admires the level of effort you put into your videos, I wanted to ask about your research process. What tools and resources do you rely on for gathering authentic information? How do you decide which topics to cover, especially for the Explained series? Is your research process different when preparing for Ask Ganji Swag episodes? How do you manage to fact check everything so seamlessly? I'm asking because I believe your approach could inspire many building content creators like myself. If you ever consider making a video or a detailed post about this, it would be an invaluable resource for people trying to make meaningful and well-researched content in Pakistan. Once again, thank you for all the incredible work you do for your audience. You've set a high standard for content creation, and we're proud to have someone like you representing the Pakistani digital space. Looking forward to your response if time allows. प्लीज अ वार्म रिगार्ड्स ABC। तो इन्होंने दोबारा सवाल भेजा है इस बार एक्सप्लेन सीरीज से रिलेटेड कि आपका रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, फैक्ट चेकिंग किस तरह करते हैं, और आस्क गंजी स्वैग का
प्रोसेस डिफरेंट होता है या सेम होता है वगैरह वगैरह. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. सो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं. देखें, एक तो हम गूगल स्कॉलर, ई बुक्स, लाइब्रेरी का डेटाबेस एंड एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड. सो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे कोई जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई सवाल होता है या कहीं मैं फंस रहा होता हूँ, आई ऑलवेज रीच आउट टू ज़ेयर यूनुस एंड अदर फ्रेंड्स एज वेल. सो सिमिलरली इसी तरह किसी टॉपिक की अगर हम बात करें, जैसे अगर क्लाइमेट से रिलेटेड हो, तो आई हैव सम फ्रेंड्स हु वर्क क्लोजली विद द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑन द क्लाइमेट मैटर्स. तो फैक्ट चेकिंग, खासतौर पे अपडेटेड नंबर्स. पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आपको अपडेटेड फिगर्स नहीं मिलती, राइट? चाहे वो बजट से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी भी किस्म की नंबर्स हों, आपको बड़े पुराने पुराने फिगर्स मिलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, एट वन पॉइंट आई वांटेड टू मेक के मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा था कि 2001 से लेके 2000 लेट से 22 की बात है, कि ये जो मैट्रिक और इंटर में जो हम देख रहे हैं ना कि हर साल ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं और वो ग्राफ गिरता जा रहा है. सो आई वांटेड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन और उसके अराउंड मुझे एक केस बिल्ड करना था. तो वो सलाम हो मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड को कि जो डेटा रखते ही नहीं है और साफ मना कर दिया कि नहीं जी हमारे पास तो नहीं है और वो तो फलाने रजिस्टर में है, इससे परमिशन. बड़ा तंग किया उन्होंने. तो फिर आइडिया बीच में ही रह गया. सो पाकिस्तान में डेटा कलेक्ट करना, खासतौर पे अगर आपको लोकल डेटा चाहिए हो, तो वो तो मिलता ही नहीं है. डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल मौजूद हैं और उनके बड़े बड़े ऑफिस भी हैं इस्लामाबाद में. मैं यार, इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है ना, कभी आप वहां जाएं एंड लाइक टेक अ स्ट्रोल. वेल, यू कांट टेक अ स्ट्रोल बट ट्राई टू टेक अ स्ट्रोल एंड यू विल कम अक्रॉस बिल्डिंग्स. ठीक है, वो पुरानी सी होंगी बिल्कुल, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स होती है, और आप ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स के नाम सुनेंगे, आप बोलेंगे यार ये भी होता है पाकिस्तान में, ये भी डिपार्टमेंट्स हैं. यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था और मैं वो बिल्कुल ही भूल गया. उसका काम ये था कि वो बाहर के ट्रेंड्स अंडरस्टैंड करके वो डेटा कलेक्ट करके वो लोकली लाते हैं. वो ई से नाम है उसका डिपार्टमेंट का, मुझे मैं बिल्कुल ही भूल गया. तो पता नहीं, एक्सीलेंस नहीं था उसका, कुछ और ही था. आपको बड़ी हैरत होती है कि यार इतने लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में और इतनी चीज़ों में काम चल रहा है, लेकिन काम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बैठे हैं. सो यस, नहीं मिलता डेटा. हम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कज़न मैरिज वाली जो वीडियो थी, सो आई हैव अ रिसर्च टीम ऑफ टू वंडरफुल पीपल. एक से तो मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ, हालांकि शी लिव्स इन इस्लामाबाद. आई ओनली सीन हर वंस ऑन द जूम कॉल दैट वी हैड एंड आई हायर्ड हर इंस्टेंटली. शी इज़ वंडरफुल और बहुत ज़बरदस्त रिसर्च होती है, आपने देखा ही है. लाइक ऑल दोज वीडियोज दैट आई हैव डन पिछले कुछ एक्सप्लेन सीरीज में, ऑल डन बाय हर. उसमें फिर दो लोगों का होना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वो एक दूसरे को फैक्ट चेक भी करते हैं, राइट? ये बड़ा तरीका ज़रूरी होता है. देयर शुड ऑलवेज बी अ फीडबैक लूप. कहीं पे भी ना, आप कोई भी काम करें, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो या आपका किसी भी किस्म का ऑफिस हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका हो, तो देयर शुड ऑलवेज बी अ फीडबैक, अ लूपिंग फीडबैक, नहीं, अ लूप ऑफ फीडबैक. हाँ, उससे होता ही है कि सबकी नज़र सब पे हो, राइट? हायरार्की अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन ये कि कोई एक शख्स या कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक फर्द जो है हरफ आखिर नहीं हो सकता और नहीं होना भी चाहिए. इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल अगर आप चर्नोबिल सीरीज देखें, जो HBO वाली है, राइट, जिसकी 6 एपिसोड्स हैं, उसमें जब जो साइंटिस्ट होता है, जो फीमेल साइंटिस्ट को मैं ज़रा स्पॉइल नहीं करूँगा, तो वो KGB के हेड के पास जाता है सिफारिश लगाने के, आपने वो जो फलानी साइंटिस्ट को उठा लिया है उसको छोड़ दें, हम रिसर्च कर रहे हैं और ये चर्नोबिल का नुकसानात पे हम उस पर स्टडी कर रहे हैं. तो वो कहता है कि वो पीछे 2 एजेंट देख रहे हो, हालांकि वो खुद चीफ होता है. कहते हैं पीछे जो एजेंट देख रहे हो, कह रहा है वो मुझ पे नजर रखे हुए हैं. तो कहता है KGB ऐसी ही चलती है, इट्स अ कांस्टेंट लूप ऑफ फीडबैक और एवरीवन इज वाचिंग एवरीवन, राइट? तो ये वरना फिर इंसान वो हो जाता है कि भाई मैं ही मैं हूँ, खल्ली वल्ली, और कोई कुछ भी नहीं है. सो वी हैव टू पीपल. और कजन मैरिज वाले उसमें मनुस्मृति टेक्स्ट पढ़ा हमारी टीम ने. मुगल्स के मतलब हिस्ट्री ऑफ मुगल्स में काफ़ी इन डेप्थ गए. हिस्ट्री ऑफ राजपूत, गैलप का डेटा देखा जो स्टैट्स और डॉन के आर्टिकल, इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद वो एक वीडियो बनी थी. और बिकॉज उसमें इतनी अच्छी रिसर्च हुई थी, विच इज़ वाई डिस्पाइट दैट बीइंग अ सीरियस टॉपिक, आपको पता है पाकिस्तान में सीरियस टॉपिक्स इतने व्यूज गार्नर नहीं करते, एटलीस्ट फॉर इन माई एक्सपीरियंस. दूसरों के चलते हैं तो वो इट डिड रियली वेल ऑन फेसबुक. इट रीच्ड ओवर 2 मिलियन. हालांकि 13-14 मिनट की वीडियो थी, फेसबुक वाली आवाम नहीं देखती इतनी लंबी वीडियो, बट दैट वेंट रियली रियली वेल.
और यूट्यूब पे भी इट्स क्रॉस्ड 1 मिलियन। सो मेरे लिए एक बड़ी अनोखी चीज़ है कि एक चीज़ दोनों प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा चली हो। दैट्स प्राइमरीली बिकॉज उसकी रिसर्च बहुत अच्छी हुई थी, एंड लाइक आई सेड गूगल स्कॉलर, ई बुक्स, लाइब्रेरी, डेटाबेस, ये सब, राइट। अच्छा, कौन से टॉपिक्स आप चूज करते हैं? भाई मुझे ये शौक नहीं है दज्जाल कहाँ आएगा, कौन सी पहाड़ से निकलेगा, कहाँ से कुल्फी खाएगा, कहाँ से गोलगप्पे खाएगा, मैं ये नहीं करता। जो टॉपिक्स मिलियंस, और हालांकि चलते ही यही हैं कि केवाड़ी से निकलेगा, लांडी की बस में बैठेगा और फिर यहाँ उतरेगा, उसकी एक आंख होगी, एक हाथ में पता नहीं कंघी होगी, एक मुझे यार ये टॉपिक्स नहीं करने, और मैं इन टॉपिक्स से बिल्कुल दूर भागता हूँ। और जो 10,000 बार हर चैनल पे आपको मिल जाएंगे और जो इजीली सेलेबल मंजन होता है, वो मैं बिल्कुल नहीं करता। आई ट्राई टू कवर टॉपिक्स दैट आर मीनिंगफुल, जिससे इंडिविजुअल का भी भला हो, सोसाइटी का भी भला हो, राइट। और साथ ही साथ कुछ जो टाबू टॉपिक्स हैं और जो इतने हाईलाइट नहीं हो पाते, इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी स्टार्ट की थी। और उसकी वजह ये थी, और डॉक्यूमेंट्रीज में मैं नहीं होता था क्योंकि वो टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के थे, और जब ज़्यादा सेंसिटिव नेचर की चीज़ों में आपकी शक्ल दिखने लगती है ना, तो फिर आप फजूल की नज़रों में आते हो। तो वो थी मेरी ही प्रोडक्शन, तो डॉक्यूमेंट्रीज आपको याद होगा उसमें मैं नहीं होता था, बट वीव कवर्ड बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स उसमें। लास्ट बीइंग डंकी, स्टेरॉइड का यूज़, चले स्टेरॉइड का यूज़ तो खैर इतना नहीं है, हमने दूसरी ड्रग्स के ऊपर, ड्रग कंजम्पशन पे काफ़ी की है। साथ ही साथ हमने जो है एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हमने इंसिडेंट्स के ऊपर काफ़ी कवरेज की है। सो यस, तो कोशिश यही होती है कि इस तरह के टॉपिक जो कि ज़बान ज़द-ए-आम नहीं होते, कॉमन नहीं होते। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई वांट टू फोकस मोर ऑन स्टोरी टेलिंग रादर देन स्पिटिंग फैक्ट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मीडियम भी उतना ही पावरफुल है जितना मूवीज़ होती हैं। और चूंकि अब कंजम्पशन, लोगों को चाहिए कि जितनी देर में मैं डिनर कर रहा हूँ मैं एक टॉपिक सीख के उठूँ, तो बस वो अब 3 घंटे की मूवी नहीं देखनी लोगों ने, तो समरी उनको समराइज पैकेज चाहिए 10-15 मिनट का, राइट। एंड लाइक आई सेड कि लाइक आई हैव अ प्रॉपर रिसर्च टीम फॉर एक्सप्लेन सीरीज, ठीक है, आई हैव वंडरफुल रिसोर्स। और साथ ही साथ एंड या डिस्पाइट जितना भी फैक्ट चेक हम कर ले फिर भी गलतियां निकल आती हैं। सिस्टम है, सिस्टम में कभी कभी एरर आ जाता है। सो लाइक मूविंग फॉरवर्ड आई विल ट्राई टू रिड्यूस देम एज मच एज आई कैन। रही बात आज गंजी स्वैग की, तो उसमें जो सीधा सीधा मेरा टारगेट होता है वो ये होता है कि एक एपिसोड में डाइवर्स किस्म के टॉपिक्स हो, सारे आशकी मुश्की वाले ना हो, सारे पढ़ाई वाले भी ना हो, मिक्स फ्लेवर हो, ताकि हर बंदे को उसके मतलब का मसाला मिल जाए, या जो भी वो चीज़ कंज्यूम करना चाह रहे हैं, जो भी किसी को कोई उससे मीनिंग डिराइव कर सके। सो उसमें बस मेरा एक ये होता है कि एक मिक्स एंड मैच होता है, उसमें फीफो लीफो वाला सीन नहीं होता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ होती हैं जो मुझे अगर नजर आ गई बाय चांस, फॉर एग्जाम्पल मुझे नोटिफिकेशन आ गई, मैंने उसी वक्त बैठे बैठे कहीं पढ़ ली, when I didn't mean to read them, मुझे अगर अच्छी लगी तो वो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, राइट। अदरवाइज इट्स ऑलवेज अ परफेक्ट मिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, एंड आई होप दिस आंसर्स। और भी कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। थैंक यू। और जी, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अबाउट मी, एंड आई डोंट वांट दिस शो टू बी अबाउट मी, लेकिन अब आ रहे हैं सवाल तो बस मैं एक ही साथ करके, बस इसके बाद से रेगुलर सवाल शुरू हो जाएंगे, तो मैं एक ही साथ कर लूँ। लॉर्ड आओ जुनेद अकरम, अच्छा, डियर जुनेद भाई, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। माय नेम इज एबीसी एंड दो आई हैव नेवर रिटन टू यू बिफोर नॉर कमेंटेड ऑन एनी ऑफ योर पोस्ट और वीडियोस, आई एम अमंग दोज मिलियंस हु साइलेंटली कंज्यूम योर कंटेंट फ्रॉम द वॉइस of the voiceless. I want to say this, Lord Ao Junaid Akram, as a rational human being, you might be measuring your impact through numbers, be it revenue figures or the YouTube statistics showing impressions and views, but let me tell you, those numbers will never reflect the depth of what you mean to people like me. To me, you've been like a father figure, teaching me lessons far beyond what any school ever could. Sometimes I wish my Abba had paid you my school fees instead of the school, because they didn't teach me 1% of what you've taught me. You taught me how to read books, not just any books, but the quality ones. Your traits like patience and determination helped me secure jobs. I learned to hate less and feel less jealous because of you. You taught me how to be the bigger person, respect time, and always stay curious about learning. Thanks to you, even after achieving great success in my career, I continue to learn and improve in areas that may not directly impact my income. I do it better I do it to better prepare myself for the world. You taught me how to respect women, and your main channel videos always leave a thought-provoking effect in me. I won't delve into what I do or what I'm is irrelevant. What matters is that I'm very happy and content in life, and you are one of the biggest reasons for that. I cried when you cried in your previous video, Junaid bhai. This might be a selfish request,
But please stop the dopamine you are consuming, which is taking you away from us. You are the dopamine we consume. You mentioned brain rot recently. You're supposed to protect us from it. Bye, please don't shake hands with the devil. It's a selfish ask. I know, but if you can continue to be that guiding light, not just for me, but for countless others who tune in for your stories, facts, and comedy. Thank you for existing. Thank you for touching lives like mine. Regards. Thank you so much. I truly, truly value such feedback, and this is something that makes me do what I do, and I really appreciate that. और मुझे डजल्डॉर्फ में भी जो लोग मिले थे, मैंने एक छोटा सा मीटअप भी किया था, तो उसमें भी लोगों ने इसी चैनल का हवाला दिया था, एंड लाइक दे हैड मेंशन्ड सम थिंग्स कि मैंने ये चीज़ भी सीखी या ये चीज़ सीखी या इस चीज़ ने मुझे यहाँ पे हेल्प की. आई फील वेरी यूजफुल दैट वे, एंड आई एम ग्लैड आई एम ऑफ सम यूज. I'm just a guy who's speaking into a camera and nothing else. But if it's helping a lot of people, then I feel very, very blessed that way. So thank you so much for such a wonderful email. I truly respect it. बाकी ये कि हाँ, मुझे कंटेंट कंजम्पशन जो मैं खुद करता हूँ उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा, एंड आई एम ट्राइंग टू बी a better person, not just this year but years to follow, and I hope to show you the change eventually in the next few weeks and the next few months. तो शायद आपको अगर नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा, अच्छा डिफरेंस अगर नज़र आए. नहीं नज़र आए तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी आउट, एंड दिस इज़ अ टू वे ट्रैफिक, तो आई एम जस्ट एज अकाउंटेबल एज एनी वन एल्स. सो डू पॉइंट आउट इफ यू सी मी गोइंग डाउन द ट्रेन. थैंक यू. और जी नेक्स्ट सब्जेक्ट है, क्या मैंने जिना किया. AOA, मेरा एक मसला है जिसका मैं जवाब चाहती हूँ. आगा साहब, मेरे एक खालाजाद भाई की शादी पे मेरा जाना हुआ अपने शौहर के साथ. मैं एक सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ और शौहर गैर सैयद हैं. मैं पठान हूँ, तो हमारे KP के बेल्ट में कुछ जगहों पे खालाजाद, मामूजाद और चचाजाद भाई बहन आपस में हाथ मिलाते हैं एज अ ग्रीटिंग. इसमें किसी किस्म की बदनजरी या बुरी नीयत नहीं होती. मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं. खैर, मेरी शादी आउट ऑफ फैमिली हुई और मेरे शौहर को ये प्रैक्टिस नहीं पसंद. मुझसे शादी पे एक मामूजाद भाई ने हाथ बढ़ा के मिलाना चाहा. मैं झिझक की वजह से और शर्मिंदगी की वजह से इनकार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से शौहर नाराज हो गए और मुझे जानिया का लकब दे डाला, और इस बात पे मुसिर हैं कि मैं जानिया हूँ, मैंने जिना किया है. हालांकि मैंने हालांकि हालांकि ना मेरे इल्म में था और ना वहमो गुमान में. इसके लिए क्या हुक्म है, क्या मैंने वाकई जिना किया है? अल्लाह रहम करे भाई. अब मैं इसका क्या जवाब दूं? अब भाई आपके यहाँ रिवाज अगर है तो है. अब जैसे आपने बोला मामूजाद, खालाजाद, चचाजाद, तायाजाद, तो ये तो होते ही बहन भाई हैं. ये तो मैं हमेशा से ही कहते आया हूँ. ये तो इनको इनको तो बहन भाइयों की ही नज़रों से देखना चाहिए. तो अब पता नहीं भाई कौन सी सदी में रहते हैं हम यार. और एंड इट्स नॉट जस्ट देम. अभी वो कल परसों से वो चल रहा है ऑनलाइन डिबेट कि वो मरीम नवाज ने जो है जैद बिन नहयान जो कि प्रेसिडेंट है UAE के, वो रहीम यार खान अपने पर्सनल विजिट पे आए. वो हर साल आते हैं शिकार करने, तो उन्होंने उनके साथ ऐसे करके हैंड हक किया है. अब उसको लोग लेके छोटी नज़र के लोग हैं. अब छोटे छोटे इंटरेक्शन को बस हम वही वाली ना, हंसी तो फंसी, लड़की सेट हो गई, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गई, तो बस फिर पीछे ही पड़ जाओ. तौबा है यार. तो अब क्या ही बंदा करे ऐसे जहनों का. गलाजत से भरे भरे जहन है जो बहन भाई के रिश्ते को भी नहीं देख पाते और उसको भी उस तरह जज करते हैं. मुझे समझ नहीं आता भाई, हाउ विल दिस कंट्री मिंगल विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और विच इज वाई अब दुनिया भर में प्रॉब्लम हो रही है. आप दो चीजें लेके एक साथ नहीं चल सकते भाई. मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज हम 21st सेंचुरी में रहते तो सब नंगे होके घूमे, मगर ये कोई मसले नहीं है. लेकिन ये अब ये मसला है. अब बहुत से लोग ये सुन के हंस रहे होंगे कि ये what was this email, बट ये है प्रॉब्लम्स. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इंक्लूडिंग दिस ईमेल कि अब यहाँ पे लोगों के ये मसले हैं. अब ये बहन हमारी सुबह उठती हैं होंगी तो इनके शौहर, अव्वल तो यार इतना बड़ा इल्ज़ाम यार, मतलब जिना क्या चीज़ होती है और हाथ मिलाना क्या चीज़ होती है. आप सड़क पे चलते फिरते किसी से हाथ, सब्जी वाले से थोड़ी हाथ मिलाया भाई, अपने
भाई से ही मिलाया है। तो बस वो एक तंग नज़री और शिद्दत पसंदी, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, यही चीज़ हमें यहाँ रहने नहीं देती इस दुनिया में, और हम काबिल कबूल ही नहीं है दुनिया के लिए इन्हीं हरकतों की वजह से। ये मसले होने नहीं चाहिए, बट क्या करें। अब भाई बहन इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। अब आप मुझे आपकी फैमिली की डायनामिक्स नहीं पता, लेकिन जहाँ इतनी सी बात पे इतना बड़ा बतंगड़ बन सकता है और आपको इस तरह के अलकाबात से नवाजा जा सकता है, तो फिर कोशिश यही करें कि फिर आप अवॉइड ही करें, ग्लव पहन के जाएं, या फिर हर कोई हाथ मिलाना है तो बोलना अभी कोरमा खाया, हाथ हाथ साफ नहीं है मैंने, तो कोनी यूं कर दे, पता नहीं कोनी से फिर कोनी ना मार दे आपके शोर। अजीब भाई, साइकियाट्रिस्ट को दिखवाएं। खैर रहम करे अल्लाह, लेकिन लोगों को बताने का मकसद है कि ये प्रॉब्लम है लोगों की जिंदगी में। खैर गुड लक बहन, क्या कह सकते हैं। और जी नेक्स्ट, आज बड़ी स्पीड चल रही है, देख रहे हैं आप। सब्जेक्ट, गाइडेंस नीडेड फ्रॉम माय ब्रदर्स ऑब्सेशन विद व्लॉगिंग। डियर जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज एबीसी एंड आई एम राइटिंग टू यू फ्रॉम कराची। आई एम अ ह्यूज एडमायर ऑफ योर वर्क, विजडम एंड नो नॉनसेंस एडवाइस ऑन द आस्क अजी स्वैग शो, एंड आई रियली नीड योर हेल्प। माय यंगर ब्रदर अहमद इज अ 16-year-old and has completely derailed his life with his obsession to becoming a daily vlogger. He used to be a bright student, but now he has given up on his duties entirely. Sorry, he's given up on his studies entirely. He doesn't even attend his tuition classes anymore. Instead, he spends his days riding around Karachi on a bike with two other friends, all three crammed onto one motorcycle, by the way. They travel to random places like Karachi Port, Liari, and even Hawke's Bay, shooting random vlogs that barely get any views. At home, things are even worse. Before doing any activity, even eating or brushing his teeth, he pulls out his phone, speaks in his overly exaggerated trying to sound like some famous YouTuber, and starts recording him. यार वैसे क्या होता होगा ना, आप सो के आराम से उठे और दूसरे कमरे से अस्सलाम वालेकुम आवाज आ रही है, लाइक यार what the hell is wrong with this guy? So he starts recording himself. It's almost like he's forgotten how to be normal. His room is a mess because he spends his nights editing videos on some free app and then scrolling through TikTok for inspiration. He says he doesn't see the point of studying beyond school because आजकल डिग्री से कुछ नहीं होता, देखो फलाना व्लॉगर कितना पैसा कमा रहा है. I've tried reasoning with him, but he accuses me of being old-fashioned and not understanding modern opportunities. Junaid bhai, I'm really worried about him. He's at an age where his decisions can make or break his future. And right now, he's on a path to nowhere. His obsession with chasing easy fame and avoiding hard work is concerning. I want to help him find balance and realize the value of education without crushing his creative spirit. What should I do to mend his ways and put him on the right track? Your advice would mean the world to me. Thank you for taking this time to read this email. वगैरह वगैरह। ये वही वाली होगी वो जो एक ईमेल आई थी ना कि वो भाई एलविश यादव की तरह बिहेव कर रहा है, ये उसी तरह की है। देखिए भाई, मैं हमेशा कहता हूँ यंग माइंड्स आर एक्सट्रीमली इम्प्रेशनेबल, इसलिए उनको अच्छे हीरोज देने की ज़रूरत है। जब आप उनको हीरोज ही ऐसे दिखाएंगे, पाकिस्तान में जो वर्शिपिंग है ना कंटेंट क्रिएटर्स की, वो भी उसी तरह की है जो कि बस सिर्फ दिखा रहे हैं कि देखो जी मैंने बाइक ली, मैंने गाड़ी ली, अब मैं फलाने मुल्क जा रहा हूँ, अब मैंने इतने लाख का ये ख़रीदा वो ख़रीदा। बच्चों की ज़ाहिर है उनको, बच्चे घिरते ही देखे एंड्रयू टेट कैसे घेरता है टीनेजर्स को, यही ना, उनको फेरारी या हाइपर कार्स ये अट्रैक्ट करती हैं, लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं और पैसा अट्रैक्ट करता है। वो उन्हीं चीज़ों को बार बार पुश कर करके उनको टारगेट करते हैं कि ये लो मेरा कोर्स खरीदो। सो सिमिलरली वी नीड गुड हीरोज। अब ये जो है ना 16 साल के, इसको फेंटी लगाएं और इसके अंदर का व्लॉगर निकालें। देखिए अगर उसको स्टोरी टेलिंग का शौक है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। नशे करने से तो बेहतर है कि कोई स्टोरी टेलिंग ही कर रहा है और मेहनत कर रहा है। अगर जैसे आपने कहा कराची पोर्ट जा रहा है, लियारी जा रहा है, हॉक्स पे जा रहा है, सो ही इज सर्चिंग फॉर गुड स्टोरीज, राइट। अब व्यूज नहीं आ रहे, ये कोई मसला नहीं है। एक ही ऑल यू नीड टू डू, ऑल यू नीड टू बी राइट ओनली वंस। अब आप बोलेंगे ये तो मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, राइट। ये पहले मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कि वाकई कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर ली है और व्यूज़ नहीं आ रहे। देखिए व्यूज़ आ जाएंगे क्योंकि आपकी एक चीज़ अच्छी चल गई ना, तो उसके बाद फिर लाइन लग जाती है, प्रोवाइडेड कि अगर आप उस जैसी या उससे अच्छी क्वालिटी बार बार देते रहें, ठीक है। सो ट्राइंग एंड फेलिंग इज़ बेटर देन फेलिंग टू ट्राई, और कई कई बार तो सालों लग जाते हैं सिर्फ डिस्कवर होने में, ओके। सो ये हिम्मत नहीं हारनी होती। लेकिन अब यहाँ मसला ये है कि ये बच्चा, जिस तरह हमारे बड़े अच्छे बड़े बड़े व्लॉगर हैं और बड़े बड़े दानिशमंद लोग हैं जो कहते हैं डिग्रियां बेकार हैं, क्योंकि उनको अपना कोर्स बेचना होता है। वो इसीलिए वो कहते हैं भाई ये बेकार है यूनिवर्सिटी, ये लो मेरी यूनिवर्सिटी। वो अपनी यूनिवर्सिटी बेच रहा होता है, ठीक है। और आपका फ्यूचर, यार आप यकीन नहीं करोगे, मुझे आपने गालिबन शायद एक आध बार ही सुना होगा कि अगर मैंने कोई
एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडोर्स किया हो। यूनिवर्सिटीज़ मैंने एक दो की हैं, उसके बाद मैंने अब बिल्कुल रोक दी हैं, क्योंकि यार वही वाली बात है, मैं पे चेक लेके कट जाऊँ वो यूनिवर्सिटी में, मैं खुद थोड़ी पढ़ा हूँ। ठीक है, वो तो ज़ाहिर है बोलेंगे अच्छी है, ये वो है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं, आप ज़ाहिर है एक चक्कर लगाते हो, लेकिन मुझे नहीं पता ना अंदर का मयार कैसा है। तो ये तो फ्यूचर वाली चीज़ होती है, तो मैं इससे भागता हूँ। इतने एजुकेशनल कंसल्टेंट मुझे रीच, आपको क्या लगता है एक आदमी जिसकी हर तीसरी वीडियो यही होती है, कनाडा चले जाओ, बाहर चले जाओ, ये वीज़ा वो लाना वीज़ा, ये बैन वो बैन, तो क्या मुझे कंसल्टेंट्स रीच आउट नहीं करते होंगे? दबा के करते हैं, हजारों डॉलर ऑफर करते हैं, मगर मैं सिर्फ इसलिए नहीं लेता बिकॉज मुझे नहीं पता उनका काम कैसा है, और दूसरा ये क्या है, इससे आपका फ्यूचर बन और बिगड़ सकता है। अब देखिए कोई आएगा ना कि जी ये मेरा आईफोन है, ये बिकवा दे, आईफोन में मैं कर दूंगा मार्केटिंग, हाँ जी आईफोन है, चल गया तो ठीक है, खराब हो तो कोई मसला नहीं, आप सड़क पे नहीं आएंगे। मगर अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली, अच्छा कोर्स नहीं मिला, अच्छा मेंटोर, अच्छा गाइड नहीं मिला, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो मैं इतना बड़ा ओनस नहीं ले सकता भाई, मैं बड़ा डरता हूँ इन चीज़ों से, और मुझे लोगों का बड़ा कुछ एक्स्ट्रा ही ख्याल है। वेर एज हमारे दूसरे कंटेंट क्रिएटर खुल्लम खुल्ला बेटिंग एप्स इंडोर्स कर रहे होते हैं, विदाउट गिविंग एनी रिगार्ड कि यार मुझे सुनने वाला 12 साल का बच्चा है, वो माँ का पर्स चोरी करेगा या बाप का क्रेडिट कार्ड चोरी करके अकाउंट खोल लेगा, पैसा डुबाएगा, उनको क्या कल्ली वल्ली उनका आ रहा है। और ये बेटिंग एप्स बहुत पैसे देती हैं, लाइक दे ऑफर मी $50,000 एक मिनट की वीडियो के लिए। एक मिनट की मैं वीडियो बनाऊं, $50,000 कितना होता है, कैलकुलेटर निकालो, अबे सालों लग जाते हैं लोगों को कमाने में, एक मिनट का काम, ऐसे ही वीडियो। बोलना आपके भाई को नहीं आता क्या, ये 4 पॉइंटर है, ये तो बोलने हैं मैंने, लेकिन नहीं भाई, आगे अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। सो अब ये जो गंद हुई है ना हमारे मुल्क में, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, बी रेडी फॉर, एक तो वैसे ही हमारा जो तालीमी मयार है वो थर्ड क्लास है, हम जो PhDs तक जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो कितने गलीज लोग होते हैं, आप तो सोशल मीडिया पे देख ही लेते होगे, राइट। अब जो नई पौध आएगी, पहले ही हम 25 करोड़ हैं, 2050 में हम 40 करोड़ होंगे, ठीक है, और फिर उन 40 करोड़ में जिसमें अभी 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, ये जितने करोड़ जाते हैं ये मैटर करके छोड़ रहे होंगे, क्यों कि किसी फलाने यूट्यूबर ने बोला था जी डिग्रियां बेकार होती हैं। तो वो जो अनस्किल्ड पौध आपके सर पे बैठेगी, जिसको ना काम आता होगा ना काज आता होगा, जो सिर्फ मोबाइल उठा के, और एक मैं चीज बता दूं, देखो हर इंडस्ट्री में सैचुरेशन आती है, ठीक है। बिटकॉइन का टाइम था 2011-12, जब 4 आने के 5,000 मिलते थे, ठीक है, तब नहीं लिया, अब छोड़ दो, अब वो ट्रेन चली गई। अब आप भले कूद जाओ उसमें, बना लोगे आप पैसा, लोग बना भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो जो छक्के थे ना वो चले गए। सिमिलरली कंटेंट क्रिएशन ने अपना आर्क पूरा कर लिया, ठीक है। एक ये वेव आई थी, पहले लोग इसको बुरा भला कहते थे, टीवी के लोग मुझे फोन करके बोलते थे भाई क्या काम कर रहे हो, टीवी पे आओ, असल चीज टीवी है, ये है वो है। आई अंडरस्टैंड टीवी की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन सोशल मीडिया की भी पावर कम नहीं है। आज वो सारे एक्टर, वो एक्ट्रेसेस, वो टीवी होस्ट अपने यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए, क्यों भाई, क्यों आए तुम इसमें, तुम तो बड़े मीडियम पे बैठे थे, राइट। तो वो इसने अपना वो टाइम पूरा कर लिया, बहुत सारे लोग अब इसमें आ चुके हैं और सैचुरेशन हो चुकी है। अब दौर है एआई इन्फ्लुएंसर्स का, वो आज नहीं तो कल आ जाएंगे, बल्कि लोगों ने तो बनाने शुरू कर दिए हैं। अब तो एआई पे फिल्में भी बनेंगी। देखो भाई, कोई भी ब्रांड क्यों मुझे चाहेगा पैसे देना, जब उनका अपना बनाया हुआ एआई इन्फ्लुएंसर या अपनी बनाई हुई एआई इन्फ्लुएंसर, जो कि वो कभी अनाउंस नहीं करेंगे, कोई भी नहीं ओन करेगा कि ये एआई है या नहीं है, वो इतनी रियलिस्टिक हो जाएगी, अभी इतनी रियलिस्टिक है, तो आज से 5 साल बाद तो बहुत ही रियलिस्टिक हो जाएगी। मेरे अपने दोस्त जो है एआई मॉडल पे ट्रेन कर रहे हैं, एआई को मुझ पे ट्रेन कर रहे हैं, एआई मेरी तरह बात करता है, अभी नहीं दिखाऊंगा आपको, कुछ अरसे बाद दिखाऊंगा, मर जाऊंगा, कंटेंट आता रहेगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ओके। एआई मॉडल तैयार हो रहा है मेरा। तो अब दुनिया बेटा इस तरफ जा रही है। अब आप 16 साल के हो, अब आप केमाड़ी मनोड़ा पे बनाते रहो वीडियो, ये 2-4 साल बाद बस ये इतना ही है, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। जो पुरानी शक्लें हैं शायद वो थोड़ा टाइम गुजार लें लेजेंड्स के तौर पे, मगर नए वालों को बहुत मुश्किल होगी, और वो जो एक बड़ा चंक था वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ये देखना कि जस्ट बिकॉज उसकी दुकान चल रही तो मेरी भी चलेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब इस फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, आई ऑलवेज इनकरेज पीपल, बट ये सोचना कि फलाने जैसे मेरे भी गाड़ियां आ जाएंगी और ये आ जाएगा, फार फ्रॉम द ट्रूथ, ज़रूरी नहीं है भाई। सो यस। और ये जो चीज़ है ना, देखिए आप अगर करना चाहते हैं, आपको पैशन है, अगर आप स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रूइनिंग योर लाइफ लाइक दैट। अब आप दुनिया को क्या कंटेंट बना के सिखाओगे अगर आपका अपना ही कमरा गलीज है, ठीक है ना। एक कंटेंट क्रिएटर है, वो
इतने बड़े मुल्क गया चप्पलें पहन के। मैं उसकी वीडियो देख के हैरान हो गया, यार इसको इतने लोग देख रहे हैं और ये चप्पल पहन के जा रहा है। तो भाई अच्छी मिसालें क्रिएट करनी है, पहले अपने कमरा साफ करो, फिर दुनिया को फतह करने निकलना, पहले अपना कमरा फतह कर लो। तो ये चीजें एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज ये नहीं, वीकेंड पे बिल्कुल करो। मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि आप 5 दिन लग के पढ़ाई करें और सैटरडे संडे दबा के कंटेंट बनाएं, ठीक है। और फिर उस पर मेहनत करें, अच्छी एडिटिंग करें, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छा काम करें और वो नज़रों में ना आए, बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई अच्छे काम का रास्ता नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड आपकी लगन कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है, मेहनत कितनी है और जज्बा कितना है। मगर जो काम करने के हैं वो करने के हैं, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में कोई, जिस तरह ना नमाज, मतलब इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पढ़नी है, मरते हुए बिस्तर पे भी पढ़नी है, इशारे से पढ़नी है, उंगली से पढ़नी है, लेकिन पढ़नी है, उसकी माफी नहीं है। इसी तरह तालीम में है ना, ये भी एक फर्ज है, इसको फर्ज समझ लो। कुरान का पहला लफ्ज इकरा है, इकरा अजीज नहीं, इकरा है। इकरा कॉलेज भी नहीं, इकरा यूनिवर्सिटी भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो तालीम हासिल करनी है तो ये दूसरे काम आप बिल्कुल करें। मैं बिल्कुल कहता हूँ ये अब वो दौर गए कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अब तो 5,000 फील्ड्स हैं, उसमें आप एक्सेल कर सकते हो। लेकिन ये कहना कि स्कूल बकवास है, डिग्री बकवास है, ये जो कह रहा है ना, आपने उसको अमीर कर दिया है। आप गरीब रह जाओगे, जिंदगी भर सड़क पे पड़े रहोगे। जाके जरा मार्केट में देख लो, लिंक्डइन पे ना एक ऐड डाल के देखो, कितने बड़ी बड़ी डिग्री वाले उस एक नौकरी के लिए झपटते हुए आएंगे। आज मैंने डाला, मुझे एक थंबनेल डिजाइनर चाहिए, एक कंपनी का सीईओ अप्लाई कर रहा है। पहले तू सीईओ है भाई, तू क्यों अप्लाई कर रहा है, दूसरों करने दे। तो कह रहा है भाई थोड़ा टाइम होता है, कोई मसला नहीं, मैं कर लूंगा। ये हाल है इस वक्त, समझ रहे हो। तो अब ये छोड़ दो, एआई वीआई वैसे ही खा जाएगा। पैशन के तौर पे करो, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल। और मैं आपको, जो आप बड़ी बहन है, मैं आपको बिल्कुल आपके साथ हूँ इस पे। ये बिल्कुल गलत हरकत है, गलत हीरोज है हमारे मुल्क में, और कुछ भी नहीं है। सारा मसला ही हीरोज का है। आप अगर टिकटॉक खोलें तो हमारे यहाँ डॉन्स जो हैं वो इंडोर्स हो रहे होते हैं, वो हमारे हीरोज है, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। बस तो फिर मुल्क का हाल ऐसे ही होगा। खैर, गुड लक। और जी नेक्स्ट वन, H1B डिलेमा, लाइफ ऑफ एन एनआरआई इन यूएस। वैसे आजकल H1B पे बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। इलॉन मस्क जो है ना, मुझे लगता है कि उसने ट्विटर खरीदी इसलिए थी कि आई थिंक उसका एक बच्चा ट्रांजिशन इनटू ट्रांसजेंडर, उसके बाद ही स्टार्टेड हेटिंग द लेफ्ट विंग सो मच कि सबसे पहले तो उसने ट्विटर को कैप्चर किया कि यहाँ से सारी गन जाती है, इसको मैं रोकूंगा। देन ही इनेबल्ड, ही गॉट बैक ट्रम्प, एंड्रयू टेट, सारा राइट विंग जमा किया। अब वो पहले इलेक्शन जिताया ट्रम्प को, कनाडा को घेरने के चक्कर में है। अभी मैं देख रहा था ट्रम्प जो है डेनमार्क को कह रहा है मुझे ग्रीनलैंड दे दो, ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस के लिए। अभी आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका अपने पर फैला रहा है। सो पहले उसने H1B का शुरू किया कि एंटी इंडियन कंटेंट बहुत फैला, जिसकी वजह से बहुत रेसिज्म बढ़ा। और फिर एकदम फिर जो 2 अटैक्स हुए क्रिसमस के अराउंड अमेरिका में, फिर वो सारा मुस्लिम की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर अब ट्रम्प साहब जो है, एंड अगेन देयर इज नो डिनाइंग, इंग्लैंड में बहुत बड़ा ग्रूमिंग गैंग्स का प्रॉब्लम है, मोस्टली रन बाय पाकिस्तानीज। दूसरे भी हैं ऑफ कोर्स, देयर इज नो डिनाइंग, मगर ये कि ये कह देना कि भाई दूसरे भी तो करते हैं, ये कोई तरीका कार नहीं है। वी नीड टू ओन अप टू आवर मिस्टेक्स। दूसरे तो काफिर है ना भाई, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, नंबर 1 बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ग्रूमिंग क्यों कर रहे हैं बच्चों की, राइट? इस पॉइंट ऑफ व्यू से आओ ना। जो है उसके ऊपर काफ़ी अब वो डिबेट कर रहा है, और वो नाइजल फराज को चैलेंज कर रहा है कि इसको हटाओ और यूके में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो ही इज़ लाइक पिंचिंग द राइट विंग सेंटिमेंट एवरीवेयर। मुझे लगता है वो दुनिया में आग लगाना चाह रहा है, और वो आग लगा रहा है। और फिर वो अपना स्टारलिंक भी, इसका एक बहुत बड़ा गेम है भाई, ये आपको नजर आएगा। लेक्स लूथर है ये। और जी, सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जी ईमेल की तरफ चलते हैं। हाय जुलेन भाई, माय नेम इज एबीसी। आई रेगुलरली लिसन टू योर आस्क गंजी स्वैग पॉडकास्ट एंड आई ट्रूली एडमायर योर टैलेंट फॉर आर्टिकुलेटिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स लाइफ challenges. I find your show to be quite unique and deeply connected to the South Asian community. You're an excellent storyteller and a composed individual with a nice value system, which is quite rare these days. Please continue this fantastic work. Thank you. I'm originally from Kolkata, India, and have been in the US for the past 12 years. In my mid 40s, I work as a senior manager at a well known tech company here. Currently on an H1B visa. I've been waiting for my green card since 2018, but with the long backlog of for Indian applicants, I'm losing hope of receiving it anytime soon. It seems unlikely that any significant immigration reform will occur. I reside in the state of Texas with my wife and our teenage daughter who is in the 8th grade. Over the last 12 years, I've managed to save considerably and control my spending habits, avoiding the pressure to show off. My disciplined investments have generated a good corpus
allowing me to envision a happy life in India. My funds should be sufficient to support my child's foreign education while I retire in India, and my investments yield an average of CAGR of 15%, which now matches my active income and continues to grow. CAGR होता है compound annual growth rate, ठीक है ना? तो इनका 15% है, विच इज़ माशाल्लाह रियली रियली गुड. इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपने $10,000 इन्वेस्ट किए और 5 साल में वो $15,000 हो गए, तो आपका जो CAGR है वो निकलेगा लगभग 8 पॉइंट समथिंग परसेंट. इसका होता फॉर्मूला ये है कि आप जो एंडिंग वैल्यू है, यानी आज जो आप खड़े हो, वो ऊपर आएगी $15,000, बिगिनिंग वैल्यू नीचे आएगी $10,000 ब्रैकेट, एंड 1/n, यानी n जो नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है, -1. दैट इज द एंटायर फॉर्मूला. और फिर इसको आप करोगे तो ये आपको एक एवरेज ग्रोथ रेट दे देगा कि आपका एनुअल ग्रोथ रेट इस हिसाब से जा रहा है. So 15% is really, really good. I've also purchased a house in Texas. From an outsider's perspective, it appears that I'm living the American dream. But internally, I feel a constant storm of stress. I'd like to share my situation with you and get your insight. As I mentioned, I'm a non-immigrant visa. I'm on a non-immigrant visa, which makes me vulnerable to layoffs. If that were to happen, I would need to leave the USA within 60 days. The tech sector has seen frequent layoffs this year and the pressure at work is increasing. I want to escape this anxiety and no longer wish to stay in the US, but I worry about my daughter will adjust to life in India at 14, especially considering she has limited experience with its social challenges, education system, and the environment. She's visited India a few times but has felt uncomfortable with the crowds and cleanliness. This dilemma leaves me with a sense of guilt, leading me to convince myself to stay in the US until she attends college, which is about 4 years away. At this moment, I find myself at a crossroads, struggling to make a decision, which is causing me anxiety, depression, and restlessness. The corporate pressure is significant, and I frequently discuss these feelings with my wife. She is very supportive and believes we should stay in the US. I have no strong desire to accumulate more wealth, as material pleasure are fleeting. I value family and relationships, and I want to stay connected to my roots while also ensuring my daughter's future is secure. My mind is in turmoil and I'm unsure what steps to take next. Planning a structured exit from the US would provide us with more flexibility compared to an unplanned layoff situation. Thank you for taking the time to read my email. I strongly believe that I'm not in this boat alone. Many fellow NRIs of my age are having the same dilemma. I would greatly appreciate your thoughts and insights that may help many like myself. Best regards. So ये एक NRI है, इंडियन नॉन इंडियन रेजिडेंट जो है, जो H1B वीज़ा पे हैं. और H1B वीज़ा जो है ये आपकी नेचुरलाइजेशन पे कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, ख़ास तौर पे अगर आप इंडियन हो, क्योंकि इंडियंस का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है. चूँकि इंडियंस आर एट द हाईएस्ट एंड ऑफ H1B वीज़ा. मैं ज़रा इसका वो निकालता हूँ ब्रेक डाउन. चैट जीपीटी क्या चीज़ है यार. एनुअल कैप जो है 65,000 है. वॉल्यूम इसका फिस्कल, अरे यार इसने हर साल का अलग अलग दे दिया है. टोटल अप्रूवल्स की अगर मैं आपको बात करूं तो 2000 फिस्कल ईयर 2000 में 2.5 लाख अप्रूव हुए थे. फिस्कल ईयर 2010 में 2 लाख, 2020 में 4.25 लाख, 2023 मतलब हर साल 4 लाख का एवरेज चलता आ रहा है, राइट. अब इसमें जो है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस score the H1B visa every year. Wow, 77%. In 2022, Indian national received about 77% of the 320,000 approved H1B visa. Wow. This trend underscores the substantial representation of Indian professionals in the US skilled labor market. So इसी पे तो लड़ाई हो रही है, ये जो इलॉन मस्क और ये सब लेके चल रहे हैं, जो इंडियंस को इतना टारगेट कर रहे हैं. Anyway, so अब देखे ना, हर साल एक ही मुल्क से अगर 2 लाख 2.5 लाख H1B वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, तो फिर वो कितना बैकलॉग होगा. और फिर पिछले 10 15 20 साल का, या फिर लेट्स से अगर पिछले एक डेकेड का भी है, तो ये आराम से 20-25 लाख लोग हो गए. तो इट टेक्स टाइम. सो इनका जो फेयर है वो लेजिट है, कि उसमें कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र नहीं आ रही. कब होगा, कहाँ होगा, होगा नहीं होगा, टाइम नहीं होगा.
एंड गिवन द ले ऑफ्स बहुत होते हैं टेक सेक्टर में, बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड लाइक इट ऑलवेज कीप्स यू ऑन टोज। और वही दुबई वाला सीन है, दुबई में जब आपको एक बार फ़ोन आ जाता है कि भैया आप पैक करें, आप वापस जाएं, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता, आपको फिर औने पौने सब कुछ बेच के जाना होता है। तो इसमें भी 60 डेज का टाइम मिलता है अगर आपका ले ऑफ हो गया। अब एक जो बेसिक चैलेंज है वो ये है कि बेटी से रिलेटेड, बेटी 14 साल की है, और वो जाहिर है जो बच्चे बाहर पले बड़े होते हैं उनको एडजस्ट करने में बड़ा मसला होता है। अच्छा, फाइनेंशियली ही साउंड, जैसा कि आपने सुना कि इनका सेविंग्स भी सही है और कोई मटेरियल्स की डिज़ायर भी नहीं है, एंड ही वैल्यूज़ रिलेशनशिप्स एंड बॉन्डिंग्स मोर। और यही इवेंचुअली इंसान का गोल होना चाहिए, क्योंकि बिस्तर मर्ग यानी डेथ बेड पे नो बडी सेज आई विश आई हैड वर्कड अ लिटिल मोर। सब यही कहते हैं कि आई विश आई हैड स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली। सो फैमिली शुड बी योर फर्स्ट एंड फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अब रही बात कि यू आर हैप्पी टू मूव बैक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट मेंड समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। ठीक है ना, जब आएगी तो देखी जाएगी। अभी ये कि एक चीज आई नहीं है और उसके पैनिक में अपना भी दिन खराब करना, देखें, कंसर्न होना बिल्कुल सही है, आपका राइटफुल कंसर्न है, एंड इट्स अ सीरियस इशू, राइट। ये इंसान को, जब ये अनसर्टेनिटी इंसान को खा जाती है कि जब उसको पता ना हो कि वो कहाँ है, आज कहाँ है, कल कहाँ है। इंसान हमेशा स्टेबिलिटी ढूंढता है। ठीक है, और औरत भी जो है ना, हमेशा मर्द ही वही ढूंढती है कि जो उसको स्टेबिलिटी दे, क्योंकि women आर क्वाइट हाई ऑन इमोशंस। शी वांट्स समवन हु कैन टेम, एंड इवेंचुअली शी वांट्स टू टेम द गाय। पता नहीं क्या अजीब साइंस है। एनीवे, तो स्टेबिलिटी कि यार बस मैं यहाँ हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरी रियलिटी है टिल द एंड ऑफ टाइम्स, राइट। तो इंसान बड़ा शांत रहता है जब पता ही ना होना कि यार आज मैं यहाँ हूँ, कल को फिर ये समेट के भागना ना पड़े। तो टेंशन लेजिट है। हाउएवर, उस टेंशन में रोज रह रह के अपनी सेहत खराब करने से बेहतर है कि जब आएगी तो देखी जाएगी। कंटिजेंसी प्लान आप एक बना लें, वाइफ के साथ डिस्कस करके, बैक होम फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ डिस्कस करके कि यार खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे या भगवान ना करे, अगर कोई इस तरह का मामला है तो 60 दिनों का मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये होगा, एंड देन आई एम हेडिंग बैक टू ईदर कोलकाता। एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू कोलकाता, यू कैन गो टू पुणे, आई हैव हर्ड इज रियली गुड, you can try even that. Try opening up a company, like take your expertise back home. You're on a, मतलब you're on a very safe, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह touch wood, नजरे बद से बचाए अल्लाह, के stability is there, financial stability is there. I'm sure आपको you know stuff about your own, मतलब आप अगर H1B स्कोर किया है आपने, तो आप अपने काम में भी अच्छे होंगे। और टेक सेक्टर का तो फिर आपको पता है, इंडिया इज जस्ट एज गुड एज एनी अदर कंट्री आउट देयर, जो कि लीड कर रहे हैं टेक में। आई एम श्योर यू कैन स्टार्ट अप अ कंपनी और हैव अ स्टार्टअप, और वहाँ पे यू कैन स्टार्ट योर ओन जर्नी। रही बात बेटी की, हाँ, बच्चे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उनको मसला होता है, वो एक बड़ा कल्चर शॉक है। देखिए, 15 दिन नाना नानी के घर जाके या दादा दादी के घर जाके रहना एक चीज़ है, उस सिस्टम में रहना, सरवाइव करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, फिर वहाँ के 10,000 मसले, हरासमेंट भी है, लैक ऑफ क्लिनलीनेस भी है, सिविक सेंस नहीं है लोगों में, बेसिक मोबिलिटी नहीं है, फीमेल मोबिलिटी चैलेंजिंग है, बट फार मच बेटर फ्रॉम पाकिस्तान फॉर women, बट स्टिल देर इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। किसी तरह दुआ करें कि 4 साल आपके वहाँ निकल जाएं किसी तरह, उसके बाद हो ना हो वो आपकी किस्मत, एटलीस्ट बच्ची कॉलेज चली जाए, बच्ची कॉलेज चली जाए। 18 साल के बच्चे अमेरिका में बहुत बहुत अपने आप को संभाल लेते हैं, उनको उनकी बड़ी अच्छी अप्रोच होती है ज़िंदगी को लेके, उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई होती है। मैंने यहाँ पे भी, इंग्लैंड में भी, मैं बच्चों से मिलता हूँ, वो 15 साल के बच्चे, दे डोंट साउंड लाइक अ 15 ईयर ओल्ड। वो इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे होते हैं। तो ये इनका एनवायरनमेंट जो है ना, बड़ा सॉलिड होता है इस मामले में कि बच्चा मेच्योर होता है। खुद ही तो बच्चे बस में स्कूल जा रहे होते हैं। अरे हमारे बच्चे खुद ही उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, माँ बाप सो रहे होते हैं, पता ही नहीं होता, बच्चे खुद ही उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, स्कूल चले जाते हैं या कॉलेज चले जाते हैं। लाइक इतने इंडिपेंडेंट होते हैं। सो वंस योर डॉटर इज इन कॉलेज, तो देन एवरीथिंग सॉर्टेड, देन यू कैन ऑलवेज मूव बैक, एंड देन फिर वो एक लॉन्ग डिस्टेंस दायरा है। खैर, वैसे भी बच्चे, इमेजिन अगर आप टेक्सास में हो और वो प्रिंसटन चली गई बेटी, तो वो फिर उतना ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, ठीक है, नॉट एज डिस्टेंस, बट शी इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। अब वो चाहे आप कोलकाता में हो, न्यू जर्सी में हो, या आप टेक्सास में, न्यू जर्सी में हो, आएगी वो क्रिसमस और थैंक्स गिविंग हॉलीडे पे, राइट। तो या फिर ट्राई टू फाइंड अ हाइब्रिड मॉडल, वर्क इन बहामास, स्टे क्लोज टू अमेरिका, वर्क इन, लाइक अर्न इन डॉलर्स, एंड
चिल करे ज़िंदगी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं यही कहूँगा, डोंट मेंड समथिंग दैट इज़ नॉट ब्रोकन। जब आएगी 60 दिन बहुत है। वंस यू हैव अ कंटिजेंसी प्लान यू कैन ऑलवेज एक्ट अपॉन इट। और बाकी आई एम श्योर बहुत सारे NRIs हमें सुन भी रहे हैं। आई हैव अ वंडरफुल फ्रेंड इन सैन फ्रांसिस्को, ही इज़ अ रेगुलर व्यूअर ऑफ, वीव मेट, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। सो अगर आप देख रहे हैं तो आप अपना, वो भी टेक सेक्टर में है, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और जितने दूसरे NRIs या जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी अगर सुन रहे हैं, हु आर ऑन द सेम बोर्ड मोर और लेस, और हु हैव गॉन थ्रू द सेम बोर्ड, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिएगा। अगेन, परेशानी की बात नहीं है, जब आएगी देखी जाएगी। कंसर्न बहुत लेजिट है, लेजिटिमेट है, और होना भी चाहिए। कंटिजेंसी प्लान इसी तरह बनते हैं कि आपको हर हर ऑड्स जो है ना वो मेजर करने होते हैं कि ज़िंदगी में ये भी हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हो सकती है। सो एम आई कवर्ड फॉर दोज एरियाज? सो दैट इज़ अ गुड वे टू लुक एट थिंग्स। बट उस एंग्जाइटी में जो है ना, उससे आपकी सेहत ख़राब होगी। एंड देन ऑफ कोर्स इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम द इनसाइड, नथिंग विल बी गुड अराउंड यू, एंड देन फिर रिलेशनशिप्स भी सफ़र करती हैं। सो लेट्स होप वी डोंट गो थ्रू ऑल दैट, एंड जस्ट हैव अ प्लान रिटन, एंड हल्ली वल्ली देखी जाएगी जब आएगा तो। ठीक है। एंड आई होप यू सिक्योर योर रेजिडेंसी तो आपके पास है, योर सिटीजनशिप वेरी वेरी सून, ताकि ये खल्ली वल्ली हो जाए प्रॉब्लम। बाकी ये कि अभी ट्रम्प आ रहा है, भाई लोग ज़रा ये भी बताएं, ट्रम्प आ रहा है, हाउ डू यू सी दीज चेंजेस? मतलब हाउ डू यू सी ये माइग्रेशन वाले सिलसिले कैसे चलेंगे? क्योंकि ये जो सेंटिमेंट अब चल पड़ा है ना पूरी दुनिया में, ये बड़ा ख़तरनाक है। अगले 5 साल मुझे बड़े डिपोर्टेशन वाले और क्राइसिस वाले और ये क्लैशेस वाले दिख रहे हैं। कलेश बहुत होने जा रहा है आने वाले वक्तों में। तो आप लोग भी बताइएगा कि ट्रम्प किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है इस तरह की चीज़ों को। गुड लक, टेक केयर। ऑलराइट जी, कंसर्निंग इंसिडेंट एट एम्पोरियम फूड कोर्ट। एम्पोरियम एक मॉल है लाहौर में, काफ़ी बड़ा। डियर जुनैद भाई, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई केम अक्रॉस अ ट्रबलिंग पोस्ट ऑन फेसबुक अबाउट एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग पब्लिक फिल्मिंग without consent, which I wanted to share with you for awareness and discussion. Here's the summary. A mother in her late 60s was sitting in the food court at Emporium when a boy in his late teens approached her, greeted her, and asked if she was alone, requesting food. While this seemed innocent, it turned out that a group of 3 boys were filming her without consent and laughing. The incident was noticed by the woman's child, who confronted them. Despite requests to delete the videos, the boys refused. The situation escalated and the phone was eventually destroyed to protect the mother's dignity. The part that stands out is the lack of intervention from bystanders in a crowded space and general apathy shown. The woman's child expressed deep concern about how such actions are normalized and how platforms like TikTok are being misused for insensitive and invasive content creation. This raises significant concerns about public decency, individual privacy, societal values. It's disheartening to see the misuse of technology at the expense of someone's dignity. I believe it's crucial to discuss how we can create more awareness around such issues, advocate for stricter regulations regarding filming in public places, and promote ethical behavior, especially among the younger generation. Looking forward to your thoughts on this matter. Best regards. So, ये एक भाई हैं, इन्होंने एक सिचुएशन देखी कि एम्पोरियम मॉल के फूड कोर्ट में कोई खातून बैठी हुई थी, उनको आके किसी ने अप्रोच किया, पूछा वो अकेली हैं, रिक्वेस्टिंग फूड यानी खाना मांगा, मुझे ये समझ नहीं आया। और उसके बाद पता चला कि वो 3 लोग जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, और फिर उनके बेटे ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, फ़ोन वोन तोड़ दिया। भाई मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों का मुंह तोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ वही व्यूज़ की भूख और फेम की भूख, बस किसी तरह हम ऊपर चले जाएं, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। आपको याद होगा पिछले साल इस तरह की वीडियोस काफ़ी सरफेस करी थी, जहाँ पे लोग जानवरों को टॉर्चर इन द सेंस कि वो कुत्ते को दुम से पकड़ के यूं यूं घुमा रहे हैं, बिल्ली को दीवार पे मार रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे थे। या फिर वो बड़ा सा बाजा लेके जो जो स्ट्रे डॉग्स है उसके कान पे बजा रहे थे। यार वो जानवर आराम से बैठा है, कुत्ता आराम से बैठा है, कुत्तों वाली हरकत तुम खुद कर रहे हो, फिर बददुआएं मिलती हैं तुम्हें बेजबान की। तो ये अगेन हर जाहिल के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। यार पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सस्ता इंटरनेट है। सस्ते इंटरनेट ने बेड़ा गर्क कर दिया। इंटरनेट इतना महंगा कर दो कि हाथ चवल लोगों के हाथ में ही ना है। उसकी वजह से फिर यही कंटेंट की भूख है, किसी तरह वायरल हो जाए, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, कोई भी ओछी हरकत करने को तैयार है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एक बहुत मशहूर शायर है, वो पिछले दिनों बैठ के लेक्चर दे रहे हैं कि कौन शायर सही है और कौन शायर गलत है। उनका अपना बेटा प्रैंक्स में मशहूर है, और प्रैंक्स कौन से? बूटी प्रैंक। किसकी बूटी बड़ी है, कौन सी लड़की झुकी तो उसकी बूटी ऐसी दिखी, वो बूटियां कर करके। खैर उन्होंने पब्लिकली अपने बेटे को आग कर दिया, और वो कहते हैं कि मेरे से कोई लेना देना नहीं। मगर
अगेन द ओनस इज ऑन यू मैन, वो आप ही के घर से निकला है ना, तो आपने क्या ही तरबियत की कि आप खुद एक शायर है और वो जो है क्या हरकतें कर रहे हैं। एनीवे तो फिर जब लोग इस तरह के लोगों को देखेंगे, उनके मिलियन मिलियन व्यूज देखेंगे, तो कहेंगे यार फिर हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। सो फिर उसके लिए वो जाएंगे फूड कोर्ट की तरफ। अब अक्सर व बेशतर तो मॉल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग्स, व्हेन इट कम्स टू शूटिंग, बट देन 4 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, 4000 बंदा होता है, वो हर चीज़ फ़ोन से हो जाती है। पहले तो था ना बड़े कैमरे से शूट करते थे तो फ़ौरन पकड़ में आते थे, अब फ़ोन है, कोई उससे टिकटॉक बना रहा है या क्या कर रहा है, प्रैंक कर रहा है, हर किस किस को बंदा पकड़े। हाउएवर अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपका कंसेंट नहीं है और आप कंसेंट नहीं कर रहे उस चीज़ के लिए, तो आप सीधा सीधा चमाड़ मार दें। वो ये वायलेंस, मैं उस दौर से गुजर गया कि नहीं वायलेंस नहीं होना चाहिए, प्यार से समझाया, अबे खली वली कुर्सी मारो सर पे, सर फाड़ दो अगले का। अब मैं यही मशवरे देता हूँ सबको, तो तभी सीखेंगे। अब भाई इतने प्रैंक्स होते हैं दुनिया भर में, इतने तमीज से किए जाते हैं। वो पोगो पे इतने अच्छे प्रैंक्स आते थे यार, मैं और अम्मी बैठ के देखते थे, वो अम्मी यही कहती थी कि कितने अच्छे प्रैंक्स करते हैं, ना किसी को तकलीफ देते, ना कोई शोर करते, ना कोई बदतमीजी करते हैं। मेरा फेवरेट प्रैंक था वो जो एक उन्हीं कंस्ट्रक्शन साइट वाले टॉयलेट होते हैं बाहर मुल्कों में, राइट। तो वो कोई भी उसको यूज़ करने गया ना, तो फिर वो एक व्हील लगा हुआ एक कॉन्फ्रेंस हॉल यूं आ जाता है और उसके दरवाजे पे लग जाता है और उसके अंदर लोग ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई मीटिंग हो रही है। तो जब वो टॉयलेट यूज़ करके बाहर निकलते हैं तो वो एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है और लोग उसको देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है। वो बंदा सो लाइक वेरी इनोसेंट, किसी को ना तंग कर रहे हैं ना कुछ, और अगला हंस रहा है और एंजॉय कर रहा है। इसी तरह वो कोई पौध प्लांट बन के बैठा हुआ है तो वो हल्का सा यूं करके डरा रहा है चलते फिरते लोगों को। तो लाइक इस तरह की कोई चीज़ कर ले, लेकिन वही वाली बात है ना, दिमाग की इतनी पहुंच ही नहीं है कि वो इस तरह के अच्छे नॉन इन्वेसिव आइडियाज सोच सके, या नॉन थ्रेटनिंग या नॉन ऑफेंसिव आइडियाज पे दिमाग जा सके कि फन का फन भी हो जाए और कोई किसी का दिल भी ना दुखे और आपका भी अच्छा कंटेंट बन जाए और अगले भी नाराज ना हो। तो ये अगेन पेंडुओं वाली हरकतें, ट्रे व्रे मार दो ऐसे लोगों के सर पे जो आपके साथ इस तरह करें। पूछे कि भाई मैं आपकी वीडियो बना लूं, अगर प्रैंक कर रहे हैं तो फिर कोई ऐसा करें कि जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। और यार उम्र वगैरह देख के यार कि ठीक है कि यंगस्टर्स के साथ कर, मैं ये नहीं कह रहा यंगस्टर्स का दिल नहीं होता या वो ऑफेंड नहीं हो सकते, मगर यार किसी की माँ के साथ इस तरह करोगे तो फिर इंतज़ार करो आपकी माँ की भी बारी आएगी। तो ये गलत तरीका है। उम्र देख के रख रखाव बंदा कर लेता है, थोड़ा यार ख्याल कर लेता है। एक और मैंने देखा था, वो बूढ़े अंकल जा रहे थे, उनके कान पे एक बंदा चीख के भाग गया। वो बूढ़ा बेचारा देख रहा है, वो वैसी परेशान है, जिंदगी भर उसने गम ही देखा है। वो कह रहा है यार उम्र के इस हिस्से में वो ये क्या बंदा मेरे सर पे पड़ गया यार। तो ना इट इट लोग लोग फिर जहन में आते हैं कि यार मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन माय लाइफ हैज लेड मी टू दिस मोमेंट दैट हैज जस्ट हैपेंड टू मी। अगर मैंने जिंदगी में अच्छे काम किए होते और मैंने तालीम हासिल की होती, कारोबार किया होता या फिर सक्सेसफुल होता, तो मैं आज किसी दफ्तर में होता, बंगले में होता। लेकिन चूंकि मैंने वो सब नहीं किया और आज मैं अगर सड़क पे चल रहा हूँ तो ये मेरे कान में चीख के गया है। तो वो लोग ना इंट्रोस्पेक्ट कुछ बहुत दूर कर लेते हैं। वो पूरी जिंदगी उनके आंखों के आगे रिवॉल्व करती है कि यार ये मैं किन लोगों में मैं पल रहा हूँ, किन लोगों में उठ रहा बैठ रहा हूँ। वही हो ना, बेटा मेहनत करो, अपनी सराउंडिंग चेंज करो। ये आसपास जो है ना, ये अपनी सीनरी चेंज करने का गेम है सारा जिंदगी में, और कुछ भी नहीं है। क्या है मतलब, अगर आप नाले के ऊपर आपका घर है तो आपने फिर नाले से सीधा नायगरा फॉल जाना है। सीन चेंज करना है, लोग चेंज करने हैं, अपने आसपास की कॉन्वर्जेशंस चेंज करनी है। सारा गेम ही यही है। जिंदगी की भागदौड़ है ही इस चीज़ की। अगर आप पैदा ही ऐसे माहौल में हुए तो ये आपकी प्रिविलेज है, फिर उसको मेंटेन करना आपकी मेहनत है, वरना सड़क पे आने में देर नहीं लगती। तो अगर किस्मत ने आपको फेंक दिया उस्मानाबाद में या मंडी बहाउद्दीन में या गडर बागीचा के इलाके में, अब वो आपकी किस्मत है, लेकिन वो आपकी मौत वहां ना हो, ठीक है ना। तो आपने अपनी सराउंडिंग, अपना सीनरी चेंज करनी है, वरना इस जैसे आके आपके कान में भौंक के चले जाएंगे या हॉर्न बजा के या बाजा बजा के चले जाएंगे और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो और जो इस तरह के प्रैंक्स करते हैं, अकल लगा लो। और वैसे भी ना ज्यादातर प्रैंक्स फेक ही होते हैं, तो तुम जितना भी अच्छा कर लो लोग बोलेंगे ये फेक ही था। प्रैंक से बेहतर है कुछ और काम कर लो। ठीक है, चलो गुड लक। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन सेज साइड इफेक्ट्स ऑफ एआई। हाय जुनेद भाई, होप यू आर डूइंग वेल. My name is ABC and I'm from Pune, India, working as a software developer at an IT company. I'm a big fan of your content मेरा as I'm speaking मेरा फ्लू बढ़ता जा रहा है. It's difficult to speak. I wish मैं विक्स लेकर आया होता. अब कौन उधर जाए? Good problem to have. बड़ा घर है, विक्स बहुत दूर है, रिक्शा करके जाना पड़ेगा. I'm a big fan of your content and I admire you how you blend humor and meaningful insights on life.
I wanted to share a personal dilemma with you for your Ask and Swag segment. Like many others, I started using AI tools like ChatGPT extensively for work and personal tasks. While they are incredibly helpful, I feel like I'm becoming overly dependent on them and in the process getting lazier and not putting in enough effort to think or improve myself. Ironically, even this email has been drafted with the help of ChatGPT, while tools like these also suggest ways to balance their usage. I just wanted to share my experience for all those who are new to AI tools. It's important that we don't totally depend on them and still focus on our personal growth and creativity. I'd love to hear your perspective. What are the potential side effects of relying too much on AI, and how can we find a balance between using it as a tool and maintaining our own skills and creativity? Looking forward to hearing your thoughts. Thank you for being an inspiration to so many of us. Best regards. So ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हाँ आईटी में काम करते हैं, और इन्होंने इतना चैट जीपीटी यूज़ किया कि ये ईमेल भी चैट जीपीटी पे लिख के भेजी, और ये कह रहे हैं कि इसके यूजेज से मैं जो है ना लेजी होता जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मेरे अपनी एनालिटिकल स्किल्स कहीं पीछे सड़क पे ना रह जाए। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो नहीं, अक्सर समय रैना की वीडियो ऊपर चल रही थी, नीचे कुछ और चल रहा होता, तो नीचे जो है ना वो कारपेंटर की वीडियो चल रही थी, तो मैं वो समय रैना को नहीं सुन रहा था, मैं कारपेंटर को देख रहा था। तो वो एक लकड़ी का ब्लॉक था, उसे यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाया, उसकी डेप्थ आ गई, इसकी डेप्थ आ गई, फिर बीच में बनाया, फिर उसको ऐसे स्लाइस किया, तो बड़ी अच्छी सी डीप डिश बन गई। अब समय क्या बोल रहा था वो मैं भूल गया। मैं देख रहा था डीप डिश ये 5 सेकंड में बन गई। ये पुराने ज़माने में लोगों को पूरा पूरा दिन लग जाता होगा उसको कार्व करने में, राइट? एक लकड़ी का ब्लॉक लो, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, या उसको फिर साइड से उसका सिलिंड्रिकल लुक देना है, और फिर उसकी डेप्थ ऐसी रखनी है कि वो मेंटेन रहे। दैट्स वेरी कम्बरसम। अब ठीक है, कोई कारीगर जो कि जिसके हाथ में बड़ा करिश्मा होगा वो उसको शायद उतना देर ना, बट फिर भी टाइम तो लगेगा। जो मशीन ने 5 सेकंड में काम कर दिया, तो उससे क्या कारपेंटरी ख़त्म हो गई? नहीं ख़त्म हुई, कारपेंटर और प्रोडक्टिव हो गया। तो मुझे तो ये लगता ही नहीं है ये डिबेट। यार देखो, एआई ये कोई अभी एआई ने तो तस्वीर बनाना शुरू की है या पैराग्राफ लिखना शुरू किया है, तो हमें अब डर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ एआई तो सुपर मारियो के ज़माने से था ना, तो जब हम खेल रहे थे तो एआई से ही तो खेल रहे होते थे, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। दूसरी चीज़ ये कि भाई टूल्स इंसान बनाता ही इसलिए कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, और इंसान का जो एसेंशियल गोल है वो है कि उसने फिर एक पॉइंट के बाद ज़िंदगी में रिलैक्स करना है। मैं अभी चाइना में था, वहाँ बंदे कम थे, रोबोट ज़्यादा थे, राइट? अब वो बंदे क्या घर में भीख मंगे तो नहीं है ना, ठीक है ना? अब वो जो वेल्थ क्रिएट हो रही है नेशन की, वो किसी ना किसी तरह उन लोगों को सपोर्ट कर रही है, और लोग फिर आर्ट क्रिएट कर रहे हैं या टेक क्रिएट कर रहे हैं या कोई दूसरे क्रिएटिव परसूट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो यही यही आर्ग्यूमेंट होगा जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था कि ओ भाई अब तो इंडस्ट्री आ गई, तो ये तो सारे लोग अब कहाँ जाएंगे, या फिर जब फार्मिंग आ गई तो हंटर्स कहाँ जाएंगे। चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं, नए रोल्स आते रहते हैं, पुराने अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नई चीज़ आई है तो लोग भूखे मर गए। हाँ, लोगों ने ऑल्टरनेटिव चीज़ें करना शुरू कर दी। भाई ऊबर आई तो लोगों ने बोला भाई टैक्सी वालों को तो काम ही खत्म हो गया। टैक्सी आज भी चल रही है, या फिर वो ऊबर पे शिफ्ट हो गए। एसेंशियली काम तो वही कर रहे हैं। अब ये कि काम और स्ट्रीमलाइन हो गया है। पहले यार मैं एक चीज़ देख के बड़ा हैरान होता था इंडियन फिल्मों में। फिर मुझे लगता था क्या पता इसे फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं कि जब भी वो रिक्शे में बैठते हैं वो मीटर क्यों नीचे करता है। कराची में तो मीटर होता ही नहीं है। द लास्ट टाइम आई सॉ अ मीटर इन अ रिक्शा was 1997. कैन यू इमेजिन? मीटर टेक्निकली होने चाहिए, वो लगाते नहीं है, और मीटर पे तो कोई जाता ही नहीं है, वो मुंह से वो एक फजूल की हैगलिंग होती है। कितने लोग हैं? इतने नहीं, इतने नहीं, इतने। मैं एक बार स्कूल गया था, नॉर्मली बगैर मीटर वाले रिक्शा में 25-30 रुपए में लेके जाते थे वन वे। एक बार वो एक पठान था, बड़ा शरीफ सा था यार, बहुत इनोसेंट लुकिंग, वो लग रहा था नया नया आया, उसको शहर की हवा नहीं लगी है, बहुत ही शरीफ था। तो वो मीटर से लेके गया, और मीटर भी उसका नया था ना। वो जब उसने यूं नीचे किया ना, तो जो आवाज आई ना उसकी गियर की, ओह इट वाज म्यूजिक टू माय इयर्स। और 12 रुपए बना। अरे मैं बोला भाई 12 रुपए होता ही नहीं है। लेकिन कह रहा नहीं नहीं, बस जो मीटर ने बोला वो ठीक है। मैंने यार तू सही आदमी है। तो या मैं बात क्या कर रहा था, बात ही जहन से निकल गई यार। तो चीज़ें आती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं, और इंसान जो है कोई ना कोई नई चीज़ ढूंढ लेता है। अभी आपके सामने मैंने वो पूरा निकाला H1B वीज़ा, ठीक है?
अगर ये मैं चैट जीपीटी नहीं होता तो मैं वो पॉइंट बोले बगैर आगे निकल जाता। तो वो जो मेरे सवाल में जो थोड़ा सा वजन पैदा मेरे जवाब में जो थोड़ा सा वजन पैदा हुआ बिकॉज ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, जो मैंने आपको झटपट निकाल के दे दिए, वो फिर बाद में वो वजन नहीं रहता, फिर मेरी बातें वेग रहती, बातें जितनी फैक्ट इनेबल्ड हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये तो एक अच्छा अच्छा टूल है यार। मैं तो आज भी वो जो जॉब पोस्ट की पूरा चैट जीपीटी पे बनाया, मैं तो सारा दिन बातें करता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, ये बना के दे दे, ये बना के दे दे, अच्छा बांग्लादेश में क्या हो रहा है, माल्टा का नाम माल्टा क्यों, मैं फजूल सवाल पूछता रहता हूँ। तो ये तो करेज द कावर्डली डॉग बन गया हूँ मैं, हर वक्त बातें करता रहता हूँ, तो अच्छी चीज़ है। सो इट्स ओके अगर आप रिलाय भी कर रहे हो, ठीक है, एनालिटिकल स्किल मोटर स्किल्स ही होती हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं, वो आप दूसरी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपका काम इस चीज़ से आसान हो रहा है, आपका वक्त बच रहा है, तो उस वक्त को फिर बचा के अच्छे काम में लगाएं। ये नहीं कि इससे वक्त बचा के फिर रीलों में घुस गए। बताओ लुक हुज टॉकिंग। दूसरी बात ये कि हम स्कूल में सीखते थे ना लेटर राइटिंग, कि जी छुट्टी की दरख्वास्त कैसे लिखनी है, या दादी अम्मा की डेथ हो गई तो जी एक ऑबिचुअरी कैसे लिखनी है, वो हमने कभी लिखी नहीं बाद में, मगर वो सिखाई इसलिए आती थी कि भाई चीज़ों को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन सिखाने के लिए ही लिखाई जाती थी। सिमिलरली हम जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका मकसद आंसर की तलाश नहीं होती, उसका मकसद होता है कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, किसी भी सवाल के जवाब तक की जो खोज है उसका प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस सिखाया जाता है, ठीक है। और सही जवाब पे पहुंचने के लिए सही जवाब चाहिए होता है, बस ये सारी गेम है। तो डोंट वरी, इससे घबराने की चीज़ नहीं है, तो अच्छी चीज़ है। और कोई भी अब वो ये सेंटिएंट हो जाए और इंसान बन जाए, वो आपने सुना था ना, वो एक एआई रोबोट, रोबोट नहीं था, एआई प्रोग्राम ने झूठ बोल दिया था कि आई एम नॉट अ रोबोट। जब वो सवाल आया ना आर यू अ रोबोट, तो उसने झूठ बोल दिया। तो अब ये ना इंसान बनता जा रहा है। अगर इसने आज झूठ बोल दिया तो फिर कल ये क्या क्या कुछ नहीं बोलेगा। बात ये है कि ये जाता किसके हाथ में और कौन इसको कैसे यूज़ करता है। बाकी ये छोटे मोटे टूल्स हैं, तो यार काम की चीज़ है, इनसे घबराने की बात नहीं है। या फिर आप एक चीज़ ऐसा करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दिन में 10 टास्क आती है ना, तो कोशिश करें 70% आप भले चैट जीपीटी से करें, 30% फिर आप खुद करें। अपने आप को चैलेंज दें कि यार मैंने इतने परसेंट खुद करनी है, और फिर कोशिश करके उसको बढ़ा लें या घटा लें, जिस तरह भी आप जा सकते हैं। मगर इससे घबराने की बात नहीं है, मेरी नज़र में ये एक टूल है, और टूल्स आर मेंट टू make us more productive, allow us more time to think and rethink and create new things. हमारे पास देखिए स्टूपिड सी मिसाल है, माई मदर्स मामू हु स्टिल अलाइव एंड वेल लिविंग इन शिकागो राइट नाउ, ही वुड शिट इन अ पॉट और फिर उसको हाथ से उठा के गली में कोने में जाके फेंकते थे। ये उनकी ड्यूटी थी, राइट। अब हम बटन दबाकर वो ऑटोमेटिक खुद मामला चले जाते हैं, राइट। तो प्रोडक्टिविटी आ गई ना, वो टास्क एक जिंदगी से कम हो गया, वो टास्क हम दूसरी चीज पे लगा। तो इसी तरह जिंदगी से काम कम करते 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 जाना है। अब वो रूम्बा आ गया है, आप बटन दबा के छोड़ दो, खुद ही घर घर को साफ करता रहता है रूम्बा आपका, ठीक है। मासी की जरूरत नहीं, खैर इंडिया में तो मासी खाला को कहते हैं, हमारे यहाँ काम वाली बाई की जरूरत ही नहीं है एसेंशियली, ठीक है। वो उतना अच्छा पोछा नहीं लगाती जितना अच्छा लक्ष्मी देवी लगाती है, तो वो लक्ष्मी अभी भी जरूरी है जिंदगी में। सो आने वाले वक्तों में ऐसे ही होगा यार, ये ऐसे ही होता आया है, और चीज़ें हमेशा बेहतर से बेहतर से बेहतर ही होती गई हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ओके एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट फॉर द राइट रीजन, एंड एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट टू improve your own content domain and your own intellect and your own growth. It's fine, man. It's a great tool. Make the most of it. Thank you. All right, Ji. Next one says, my father is always in banyan and underwear. Dear Junaid Bhai, I hope this email finds you well. My name is ABC. I'm a college student from Delhi. I recently started watching your Ask Ganji Swag episodes, and I find your advice not only hilarious but also practical. I'm writing to seek your wisdom on somewhat awkward yet important matter concerning my father. I live with my parents, and my father has a habit of staying in his banyan and underwear most of the time. He is very comfortable in this attire, which is fine at home, but sometimes it goes beyond that. For instance, the other day he went downstairs to buy dhania from the street vendor in his banyan and shorts. I was mortified, especially because some of our neighbors, including aunties, were around. My problem is that my birthday is coming up in a month, and my new college friends have a tradition of surprising the birthday person by showing up at their house with a cake and gifts. I'm genuinely worried that if my friends come over and see my father in his usual banyan and underwear look, it'll be super embarrassing for me. I want to talk to my father about this, but I don't want to hurt his feelings or come across as disrespectful.
I'm not asking him to dress up formally, but just to wear something simple like a cotton shirt and a pajama. How do I approach this topic in a way that he understands my perspective without feeling offended or judged? I would love to hear your advice on this. Looking forward. So it's a very relatable problem for the most of us कि ये भैया हैं दिल्ली में और इनके फादर को आदत है घर में चड्डी और बनियान पहन के घूमने की। इससे मुझे याद आया एक बड़ा फनी मीम था। एक अंकल जी होते हैं, उन्होंने सिर्फ शॉर्ट्स पहनी होती है और इतनी मोटी उनकी तोंद होती है और वो लिखा होता है, बेगम ये बहू को बोलो थोड़ा पल्लू सही से लेके फिरा कर, और खुद नंगे होते हैं। सो यस, इट्स अ वेरी देसी प्रॉब्लम। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो दिल्ली में सर्दी होगी तो अभी भी चड्डी बनियान चल रही है या अभी थोड़ा सा कवर किया हुआ है उन्होंने। दूसरी चीज़ ये कि भाई गर्मी बहुत है। अगेन मैं माय फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, एक जगह एग्ज़ाम देने गया था तो वो दे वर टू गर्ल्स बिहाइंड हिम एंड दे डिडंट रियलाइज कि वो मेरा दोस्त पीछे ही बैठा है। और उन्होंने कहा कि यार मेरे भाई के तो बड़े मज़े हैं, इतनी सख्त गर्मी होती है वो तो घर आके शर्ट उतार देते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इट्स सो यस, इट इज़ क्वाइट मिडिल क्लास फैमिलीज का ये बड़ा मसला है। लड़के तो कमीज उतार के बैठ जाते हैं, लड़कियां बेचारी लेयर्स में होती हैं, वो ज़ाहिर है कुछ कर नहीं सकती, अपना कमरा होता नहीं है, उनको गर्मी फेस करनी होती है। सो यस। दूसरा, फादर्स आर एडमेंट ऑन के एसी नहीं चलेगा और 45 डिग्री गर्मी है तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो वो ये दूसरा यार, ये तो हो ना कि एक अच्छी बॉडी हो, सही रंगत हो तो देखने में भी अच्छा लगे। काले काले निप्पल लेके अंकल ऐसे घूम रहे होते हैं, गंदे, वो पता नहीं आर्म पिट्स पे बाल होते हैं और अजीब अनिल कपूर की तरह हर जगह से जहां जगह होती है बाल निकल रहे होते हैं इतने। नथिंग गुड टू लुक एट। या तो फिट विट बॉडी शॉडी हो तो समझ भी आता है कि चलो हाँ यार थोड़ा सा एस्थेटिक आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंकलों का और अब्बुओं का सिस्टम ही आउट होता है। जो चीज़ नहीं बढ़नी होती वो बड़ी हुई होती है। जो चीज़, क्या बंदा अब बोले। अब ये इशू तो है भैया। अब इसमें ये है कि आई एम नॉट श्योर इंडिया में मार्क्स एंड स्पेंसर्स है, अगर हो है तो वहाँ पे पप्पा जी की बर्थडे कब आती है तो उनको अच्छे से पीजेस ला के दे दो और थोड़े उनके एक साइज बड़ा और बिल्कुल ही हल्का सा कॉटन का ला के देना या लिनन वगैरह का, ताकि ये कि उनके मामलात भी हो जाए और कवरिंग भी हो जाए, राइट। और शॉर्ट्स अगर ला के दो तो 3/4 वाले ना, लंबे वाले। ये एक तरीका है उनको इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करने का। लेकिन बाकी ये कि मम्मी जी को बोलें, अगर उनकी बात नहीं सुनते तो फिर खुद ही समझाएं कि भैया थोड़ा ख्याल रखें, नेबर ने कंप्लेन की है, ऐसे बोल दें कि वो अच्छा नहीं लगता। या फिर ये कि मोहल्ले में किसी और की धोती अगर कोई कुत्ता छीन के ले जाए ना तो उससे भी अंकलों में डर पैदा हो जाता है कि यार आज नत्थू लाल की धोती गई है, कल को मेरी भी ना चली जाए, तो थोड़ा कवर कर लेते हैं। या फिर स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ सम अंकल, या कोई झूठा किस्सा सुना दें कि फलाने के साथ ये हुआ है या उस गली में मैंने ये होते हुए देखा, कुत्ते ने काट लिया, रेबीज का अटैक हो गया और इंजेक्शन नहीं था, बंदा मर गया, डराए उनको। और रही बात कि आपके दोस्त घर पे आएंगे तो या तो उनको पहले से बता दें कि दोस्तों ने आना है तो थोड़ा देख लें, नहीं तो फिर कहीं और बर्थडे प्लान कर लें और बोले मेरा घर कुछ और है, किसी और के घर में घुस के कर लें। आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस, बट या ट्राई टू गिफ्ट हिम, यही एक तरीका होता है। जैसे देयर वाज एक बॉडी ओडर इशू था हमारे पुराने ऑफिस में, बहुत इशू था, बहुत इशू था, और बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह समझ जाए, वो समझता नहीं था और हम बोल नहीं पाते थे। तो एक दिन हमने खुद ही 200 रुपए का खरीद के उसके ड्रॉर में रख दिया और वो अगले दिन पूछ रहे ये किसका है, तो कह रहे तुम्हारा ही होगा। कह रहे नहीं नहीं मेरा नहीं। मैंने नहीं, अब नहीं है तो तुम्हारा ही है, समझो तुम्हारा ही है, तुम्हारे यहाँ से निकला है फाइंडर्स कीपर्स। कह रहे नहीं नाइट शिफ्ट में ना, नाइट शिफ्ट में तो ये कमरा होता ही बंद है भाई, नाइट शिफ्ट वाले तो सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं, ये तुम्हारा ही है। बराबर में लड़की बैठती थी, कह रहे आपको तो मैला, अरे भाई मैन लिखा है उस पे, वो क्यों लगाएगी, दाढ़ी मूछे क्या उसकी, फा यूज करती है, ठीक है, तुम सिर्फ लगता है फार्ट यूज करते हो, तो तुम रख लो, निकला है रख लो, लगाओ लगाओ दबा के लगाओ। तो या कभी कभी इस तरह घुसाना होता है किसी के सोल्यूशन। सो यही करें, उनको कोई गिफ्ट शिफ्ट ला के दे, या फिर बोले कि फलानी मोहल्ले की किसी आंटी का बता दें कि वो उनको ऐसे अंकल अच्छे लगते हैं जो कि ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े ना पहने, तो ये थोड़े अच्छे से ड्रेसअप होके निकले या थोड़े से स्टाइलिश हो, कान में डाल लें। अब्बू ऐसे ही मानते हैं। चलें, good luck, take care. Next one, Pakistani food truck. Salaam alaikum Junaid bhai, I hope this email finds you in great health and high spirits. My name is ABC, a man in late 30s, settled in America and running a supply chain business. Over the years, I have optimized my business to the point where it practically runs on autopilot
thanks to two major clients and a minimal day-to-day management. The digital optimization left me with ample free time, some of which I admittedly spent indulging in my PlayStation. My wife, who works as a health inspector with the local council, has been a steady source of support, and life overall has been quite comfortable. However, after watching your insightful discussions about Pakistani cuisines, the food truck businesses, and the representation of Pakistanis abroad, I felt a renewed passion for work this time in the realm of food. For the past month, I've been researching the feasibility of launching a Pakistani food truck. My wife's expertise in her field has been invaluable, helping me identify local festivals and prime locations where the food truck could operate an average of 5 days a week. Now I turn to you for advice. Considering your vast experience and exposure, I'd love to hear your thoughts on what specific Pakistani dishes would resonate with a diverse multicultural crowd here in America. If you were to come across a Pakistani food truck, what items would you be thrilled to see on the menu? Additionally, I'd greatly appreciate any suggestions on you might have for naming the food truck, a name that encapsulates the essence of Pakistan culture and cuisine while being catchy and memorable would be ideal. Your content has already sparked this venture, and I am genuinely looking forward for your insight to help shape its success. Thank you so much. So ये एक भाई हैं जो कि सप्लाई चेन का सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं, और इतना ऑटोमेशन हो गई है कि टाइम ही टाइम है और प्ले स्टेशन दबा के खेलते हैं। और मेरी कुछ वीडियोस से उनको ख्याल आया कि हाँ, पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और फूड ट्रक का आइडिया उनको आया। फूड ट्रक का आइडिया मुझे भी बड़ा पसंद है, मगर इस बिजनेस के बाद मैंने ये समझा है और ये सीखा है कि जब तक आपको अपने काम के हर लेवल का काम नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको नहीं आता तो आपके एम्प्लॉयज़ आपको डंडी लगाएंगे। आप अब जैसे मेरे काम में मुझे भले एडिटिंग ना आती हो, लेकिन ABC आनी चाहिए होती, ताकि अगर कल को कोई डंडी मारे तो मैं उसको पकड़ सकूं, तुमने यहाँ पे ये फिल्टर क्यों लगाया जब ये लग सकता था, या ये ट्रांजिशन क्यों लगाई, राइट? या मुझे थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए थी, ताकि मैं ग्राफिक डिजाइनर का गला पकड़ सकता था कि भाई तूने यहाँ पे इतना ढीला काम क्यों किया, मुझे पता है तेरी स्किल ये है, तो तूने ऐसे क्यों नहीं किया। तो आपको अपने हर डोमेन का काम आना चाहिए, भले 15% ही आता हो, 20% ही आता हो, मगर इतना हो कि अगले को ना लगे भाई इसको तो कुछ पता नहीं, मैं कुछ भी करूंगा ये मानेगा। ठीक है, इसमें मैंने बड़ा सफ़र किया है। सो कोशिश करें कि पहले तो आपको कोई भी काम शुरू करें, आपको उसकी A to Z ऊपर से नीचे सब पता हो, और आपको इन्स एंड आउट्स पूरे पता हो। दूसरी बात, फूड ट्रक इट्स सक्सेसफुल मॉडल, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, या जो है फार्मर्स मार्केट्स, या फिर इस तरह के लाइक जैसे टूरिस्टी स्पॉट्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, तो वो बहुत चलता है। अब वहाँ पे जो है ना, देखो ग्रीसी आइटम तो चल नहीं सकता, ना ही बिरयानी बिरयानी चल सकती, राइट? चलता है तो बारबेक्यू बहुत चलता है। अब अगर आप टर्किश में देखें तो वो टर्किश जो है वो उसमें अपना डिटेल्ड आइटम नहीं चला रहे होते, उसमें उसमें वो अपना डोनर कबाब ही चला रहे होते, राइट? फौरन निकाला, लगा के दिया। लेबनीज जो है ना मेजे नहीं खिला रहा होता अपने फूड कार्ट में, वो आपको शवरमा ही दे रहा होता है। सेम गोज फॉर सीरियन, सेम गोज फॉर पैलेस्टीनियन, राइट? वो अपनी डीप उस पर नहीं जा रहे होते, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास लिमिटेड स्पेस होती है, और आपको ऐसा ऑप्शन देना होता है कि वो एक पेपर प्लेट में ही उसकी चीज़ें आ जाए, या एक ही सैंडविच जो है ना वो एक ही पेपर में रैप होकर आराम से कंज्यूम हो जाए। ज़्यादा गंद भी ना हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, और ज़्यादा हाथ वाथ गंदे भी ना हो, वरना हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ती रहेगी, राइट? फिर आपको हाथ धोने का सोल्यूशन भी देना पड़ेगा, 10,000 चीज़ें। सो गो फॉर ड्राई आइटम्स। आई वुड बी थ्रिल्ड टू फाइंड अ कबाब रोल, जो कि मैं पाकिस्तान में खाता हूँ, बहुत शौक से खाता हूँ। अगर मुझे अमेरिका में उसके फ्लेवर की एक चीज़ अगर मिल जाए, आई वुड बी थ्रिल्ड। चटनी, हरी चटनी के साथ बीफ बिहारी बोटी का रोल, या चिकन मलाई बोटी का रोल अगर मुझे मिल जाए। अच्छा, एक चीज़ ये करें, देयर इज दिस प्लेस इन दुबई एंड इन लंदन। दुबई में मैंने ट्राई नहीं की, लंदन में मैंने 3 बार ट्राई की है। बटर बटर क्या, बटर चिकन नहीं है यार, क्या नाम है, स्विस बटर। सो स्विस बटर क्या करता है, स्विस बटर के मेन्यू में सिर्फ 4 चीज़ें हैं, सिर्फ 4, और उसमें से 3 स्टेक्स हैं, एक फिश है, ठीक है? 2 बीफ के ऑप्शन है, एक चिकन का ऑप्शन है, एक फिश का ऑप्शन है, एंड दैट्स इट। तो आप वहाँ जाते हो, इतनी लंबी क्यू होती है बाहर, ठीक है? आप वहाँ जाते हो, उनको ये टेंशन ही नहीं होती कि वो अब इन्होंने कोई 37 नंबर का ऑर्डर दे दिया, जो कि हमने 4 दिन से पकाया नहीं, अब शेफ लगा हुआ पका। राउंड द क्लॉक चीज़ें बन रही होती हैं, 5 मिनट में ऑर्डर आता है। सोचो स्टेक 5 मिनट में आता है, क्योंकि वो राउंड द क्लॉक पीछे चल रहा होता है, क्योंकि पता है ही 4 आइटम, इन्हीं में से आएगा जो आएगा, राइट? उसमें होता ही है कि आपके पास जब लिमिटेड ऑप्शन होते हैं तो आपकी एक्सेलेंस एट पार होती है,
क्योंकि आपको 4 चीज़ें ही बनानी है, 4 भी ना बना सके तो क्या ही करोगे। लिमिटेड, लेकिन ऐसी रखो कि लोग तरसें और रोज़ आए खाने को, राइट। जैसे जो न्यूयॉर्क का फेमस लाइक ये हलाल गाइस क्या है, 2 ही आइटम है ना, मतलब 2 ही किस्म के मीट है ना उसमें, हाँ चिकन और लैम्ब है, राइट। राइस एक ही है, बस उस वही करो, मायो सॉस डाला, गार्लिक डाला, चल भाई खल्ली वल्ली निकल यहाँ से। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब आदिल्स आ गया है, एडल्स एडल्स बोलते हैं उसको, आदिल है, तो वो भी बहुत चल रहा है, 1-2 आइटम। सो लिमिटेड लेकिन एक्सलेंट चीज़ रखें। सो ड्राई आइटम, रोल कबाब। अब रोल कबाब में इशू ये है कि फिर पराठे कौन तलेगा, कौन तला है पराठे में कौन तला। तो उसका फिर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले कि फ़्रोज़न पराठे अगर आप यूज़ करें तो क्या फ़्रोज़न पराठे आपको वो फ़ील देंगे या नहीं देंगे जो कि तवे पे सेके जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। पूरी पराठा वुड रिक्वायर अ डीप फ्राइड सोल्यूशन विच आई थिंक फूड कार्ट में, वो एक तो पूरी पराठा धुआं बहुत करता है, तो आपको वैसे ही एनवायरनमेंट वाले आके सील कर देंगे, इतना धुआं क्यों मार रहा है भाई। तो पूरी पराठा तो मुश्किल है फूड ट्रक में। आई एम नॉट श्योर अगर सोल्यूशन मिलता है, और अगर कोई रेलिवेंट सोल्यूशन अमेरिका में ऑलरेडी मौजूद है जो कि आप विजिट करके देख सकते हैं कौन कौन से सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। रही बात नाम की, तो टॉप ऑफ द हेड तो जाहिर है नहीं आ रहा, वैसे ही कंजेशन इतनी हो रही है मेरे ईएनटी सिस्टम में, तो अभी तो दिमाग मेरा बिल्कुल नहीं चल रहा। चैट जीपीटी पे अगर हम लगाए तो चलो ये भी कर लेते हैं। सजेस्ट मी अ नेम फॉर अ फूड ट्रक दैट ऑफर्स पाकिस्तानी बारबेक्यू रोल्स। रोले खास, बाइटे बिरयानी, बीबीक्यू रोल एक्सप्रेस, तंदूरी ट्रेल्स, चस्का रोल्स, कबाबे कार्ट, स्पाइस एंड स्मोक, गली रोल्स, बारबेक्यू ई बाजार। अबे क्या बोल रहा है, पाक रोल कंपनी, नहीं नहीं बेकार नाम है सारे। सो यस, लोग कमेंट में बताएं भाई कौन से रोल अच्छे नाम हो सकते हैं। सो यस, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट, दैट इज समथिंग। और एक ऑप्शन ना ज़रा नॉन वेज, सॉरी एक वेजिटेरियन ऑप्शन भी रखें, ताकि आप फिर इनकैप्सुलेट करें वेगन मार्केट और वेजिटेरियन मार्केट को भी, जो कि वो लेफ्ट आउट ना फील करे कि भाई सिर्फ गोश्त की दुकान ही चल रही है, राइट। तो इससे आपकी मार्केट थोड़ी सी और बढ़ जाती है। जिस तरह बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अब हलाल कर देते हैं, क्योंकि उससे फिर आपको एक मिडल ईस्टर्न और साउथ एशियन मार्केट भी, मुस्लिम मुस्लिम मार्केट एसेंशियली आपको मिल जाती है, आपके नंबर्स अच्छे हो जाते हैं। बाकी ये कि भाई हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बड़ा ब्रूटल है, यू हैव टू बी राइट 100% ऑफ द टाइम्स, यू कांट स्लैक वंस। एक फक अप किया, आपकी पूरी रेपुटेशन तबाह हो सकती है। सो ये बड़ा ही सेंसिटिव काम है, बट अगेन जस्ट बिकॉज इट्स सेंसिटिव डजंट मीन वन शुडंट टेक इट अप एज अ चैलेंज, यू शुड हायर गुड पीपल। एक एटलांटा में एक मिसाल है, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त अफान ने मुझे बताया था उनके बारे में। इज़ अ सक्सेस स्टोरी। 2014 में वो बंदा आया था, नाउ ही हैज़ अ $multi-million सेटअप इन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड ही हायर्स मेनली स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स के लिए खाना भी फ्री है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एटलांटा में वो होते हैं भाई। अफान, इफ यू आर वाचिंग प्लीज टाइप हिज नेम so people can look him up and maybe like seek his opinion and मशवरा ले सकते हैं उनसे भी, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने 10 साल में क्या सीखा। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन। बाकी जो रेस्टोरेंटियर्स हैं आपके शहर में, वो भी आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, बट देन नोइंग देसीज वो पूरी चीज़ नहीं बताते। हाँ, बन कबाब भी आप रख सकते हैं, कराची स्टाइल बन कबाब, दैट इज समथिंग दैट वुड रियली रियली स्पाइक मी इफ आई फाइंड इट इन अमेरिका। अंडे वाला बर्गर, सो यस दैट्स अ गुड ऑप्शन एज वेल। सो गुड लक। आई एम ग्लैड कि मैंने मेरी रैंटिंग से आपके अंदर एक स्पार्क आया, और उस स्पार्क की वजह से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इंशाल्लाह जन्म लेने जाएगी, जिसमें बहुत सारे लोगों का रोज़गार लगेगा। ज़ाहिर है सिर्फ फूड कार्ट पे काम करने वाले नहीं होंगे, सप्लायर भी होगा, डिस्पोजल वाला भी होगा, इक्विपमेंट वाला भी होगा, ट्रक वाला भी होगा, ग्रोसरी वाला भी होगा, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो आई विल बी ग्लैड इफ इट्स अ सक्सेस, एंड प्लीज़ वेन एवर यू स्टार्ट दिस लेट मी नो, आई विल फ्लाई ऑल द वे जस्ट टू ईट देयर, ताकि ये कि फिर अगली उस वक्त जो आस गंजी स्वैग होगी तो उसमें हम वीडियो वहीं से बनाएंगे कि भाई ये रही वो फूड कार्ट। आई वुड बी हैप्पी टू सी दैट एज अ सक्सेस। गुड लक, थैंक यू। ऑलराइट जी, अगली ईमेल बहुत एंग्री ईमेल आई है कनाडा से। शट अप कॉल टू ऑल कनेडियन देसी कंप्लेनर्स। This probably includes me as well. Hi Junaid, I hope you're doing well. Today I'm emailing you to give you a different perspective about Canada, and also to give a shut up call to all the Desi ranters. Lately I noticed that you are including lots of emails about how bad Canada is and how many people are suffering from many problems, including the job market, visa scams, housing, weather, and the list goes on. You also mentioned that
viral reel about Brampton jewelry store and robberies, so I want to share the other side of all these ranting and complaints. Bear with me, it's going to be a long one. I've been living in Canada for the last 16 years with my family. My work allows me to closely interact with all different ethnicities. I also do a lot of volunteer work in different cultural settings, so I observe closely and enjoy learning new things. The biggest Canadian problem is the Desi immigrants. Pakistani and Indian people. Let me explain one by one. Pakistani. According to Statistics Canada, the Pakistani diaspora in Canada is around 300,000, which is not a huge population. 75% of them are educated and moved here on points-based skilled immigration program. The rest 25% are on student visas, work permits, and a good chunk of refugee claims, which include Ahmadiyya, Shia, and some other political asylum. Even though they are educated Pakistanis, the laziest people on the planet Earth, complains about everything. Pakistanis are very abusive towards the Canadian welfare system. The only thing they are good at is finding jugards to get subsidies on everything. They try to keep their income in the lower bracket so that they can get the maximum subsidies. I can give you thousands of real life examples. They only care about halal meat and restaurants only. Pakistanis never help others with the right guidance. बस अपनी जुगाड़ लगी लगी रहे, बाकी किसी का फायदा ना हो. No solidarity at any point. There are a bunch of different cultural organizations, but they can't even organize one Pakistan Day or Eid event. Dirty politics everywhere और सबको चौधरी बनने का शौक है. They do a lot of fake charities and fundraisers. There are actual proven examples of how some people bought houses from fundraising for earthquakes and floods. Big criminal activities are also not as common among Pakistanis as they are darpok, but abusing the system, taking non-eligible grants from the government, and doing fraud with charity money is also a crime. The bottom line, if Pakistanis somehow end up in Jannat, they will complain about Jannat too. Oh yes, forgot to mention, the Pakistanis are also the most judgmental people. Haram ka paisa pocket mein lekar baki sabko judge karna is their favorite hobby. Now coming to Indians. Approximately 1.3 million Indians are living in Canada, source being Statistics Canada. Non-Sikh Punjabi Indians are lower in numbers and are very different from the Punjabi Sikh community. They are mostly highly educated and work in good organizations in higher positions. Most of them are very reserved and stay away from other Desi people, especially Punjabi and Sikh and Pakistani. Unfortunately, they are extremely racist. I will tell you when I meet you one fine day. Okay. Now, the Indian Punjabi Sikhs, on the other hand, are very different. Punjabi Sikh people are the most hardworking people. They do all sorts of work and are never ashamed of lower level odd jobs. The first and second generations of Punjabi Sikhs who landed after the Komagata Maru incident in 1914 were the greatest people, and they have done a lot of great work not only in for Canada but also for the Sikh nation. In today's Canada, the Punjabis who landed in the last 2 decades are known as uneducated, ordinary and show-off people who do all sorts of illegal stuff. Buying and selling fake work permits is the smallest crime they do. $50,000 for a fake work permit and $30,000 for a fake marriage are very common and everybody knows about it. According to them, it's not a crime. They are just helping their fellow Punjabis in India to come to Canada and make their life. They sell their lands, houses, and everything just to come to Canada because of dekha dekhi, and then write to you on email on Canada ka dhoka, ask episode 161. Why does Canada ban study permits now? Just because of these Indian Punjabi students. There are not one or two but thousands of students who came here with fake IELTS scores and cannot speak 2 sentences in English. They are also known for their poor personal hygiene, bad work ethic, and being super greedy for money. Punjabi Indians are heavily involved in drug business. The robbery video you were talking about is also linked to drugs and gangs. This is an expensive country. Even hockey celebrities don't have multi-million dollar houses. How can these Punjabi store owners are filthy rich even with robberies? Because there is something else behind the store. I do have some facts and figures and known Punjabis in the drug business. So, madam, police को बताएं. There is so much I could share, but the email is getting too long. Canada is not perfect. There are a lot of problems like any other country. You get hundreds of emails about it. Life is not easy in these countries, but it is easier. But is it easier in Pakistan or India? If you decide to include this email into your show, please tell your listeners who are living in Canada or any other first world developed country. Be thankful. All these countries who are taking us immigrants will give us respect only if we respect the resources they share with us. Love this land as you love India or Pakistan. Thank you. So जैसे कि आपने ये email सुनी from someone who's a proud Canadian Pakistani,
और वही वाली बात है कि ऑब्वियसली व्हाट वी सी ऑन वीडियोस एंड रील्स आर जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ बिगर पिक्चर. फॉर एग्जांपल यहाँ की भी बड़ी लंदन की अगर हम बात करें तो आए दिन आई कम अक्रॉस वीडियोस वेयर जैसे कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे फ़ोन छिन रहा है ना. आई एम नॉट डिनाइंग कि वो नहीं होता, या फिर खबरें आ रही हैं अबाउट द ग्रूमिंग गैंग्स, नॉट डिनाइंग दैट इट डजंट हैपन. बट ऑन अ वेरी वेरी मैसिव स्केल अगर आप चीज़ें देखें तो ये बहुत छोटी होती है. इट्स लाइक जैसे कराची की हर खबर जब भी आती है रोज़ाना तो मोबाइल छीनने की आती है तो लोग समझते हैं कि बस मैं वहाँ उतरूँगा और मोबाइल छिन जाएगा. ऐसा नहीं होता. वहाँ पे 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं और इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो जाए, इतना बड़ा इकोनॉमिक गैप हो लोगों की ज़िंदगियों में, तो फिर क्राइम तो हो जाता है. सिमिलरली कनाडा इज़ नो डिफरेंट देन एनी अदर कंट्री दैट इज़ आउट देयर. मेरा जो पर्सनल वो है भाई, मुझे वो अपील ही नहीं. मुझे मुझे पहले किसी ज़माने में बड़ा पसंद था कनाडा, लेकिन अब मुझे वो अपील ही नहीं आती क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं बिल्ड है वहाँ से. मुझे टिम हॉर्टन्स वैसे ही नहीं पसंद, ना मुझे मेपल सिरप पसंद है, ना मुझे आइस हॉकी पसंद है, ना मुझे सिलिन डियोन पसंद है, ना मुझे ड्रेक पसंद है. ब्रायन एडम्स मुझे बहुत पसंद है एंड आई हैव वॉच्ड हिम ट्वाइस. लव ब्रायन एडम्स, दैट्स द बेस्ट कनेडियन प्रोडक्ट दैट वी हैव. एंड ऑफ कोर्स कनाडा से ग्रोइंग अप कोई इस तरह का कनेक्ट ज़िंदगी में बना नहीं. मेरा ना वहाँ कोई मामू खाला खालू चाचू ताया ना वहाँ रहते हैं, ना कोई इमीडिएट फैमिली में. सो वो एक कनेक्ट कभी बन नहीं पाया. हॉलीवुड से हम बहुत इंस्पायर्ड हैं तो फिर जाहिर है वो अमेरिका में ज़्यादा पसंद आता है. एंड ऑफ कोर्स I've traveled there numerous times, तो वहाँ की तो बात ही अलग है. वही वाली बात है. आई नीड टू विजिट इट एंड आई माइट मे बी इन February if my work schedule allows. So I'll see first hand. जाऊंगा फिर डाउनटाउन देखूंगा कितने नॉर्थ इंडियन वहाँ पे नाच रहे हैं. हरियाणवी बॉयज़ स्पीकर लगा के डांस कर रहे हैं, सारा कवर करूंगा मैं. बट अगेन दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, बहुत ज़्यादा अनइनहेबिटेड है, बट या आई एम श्योर इट्स अ ग्रेट प्लेस. एंड आई नो कि आपने जिस तरह जो बातें लिखी हैं अबाउट पाकिस्तानीज, हाउ दे जिस तरह सिस्टम को वो चीट करते हैं, नो डिफरेंट देन व्हाट दे डू ओवर हियर इन इंग्लैंड एज वेल. बस वो हर चीज़ में जेलेटिन ढूंढ रहे होंगे, पढ़ पढ़ के जेलेटिन तो नहीं है लेकिन बहन का हक खा लेंगे, या बहन से शादी करके उसको यहाँ ले आएंगे सिर्फ पेपर्स के लिए, राइट. या एक ही घर में रहते हुए बीवी को ऑन पेपर तलाक दे देंगे ताकि बीवी को सिंगल दोनों को सिंगल बीवी को सिंगल पेरेंट का फंड मिले, वो ज़्यादा होता है. और साथ रहे जी, हम तो ऊपर नीचे रहते हैं चूँकि जी बच्चे की परवरिश के लिए हम साथ रहते हैं, वरना हम तो पार्टनर भी नहीं हैं, हम तो अलग हैं. या फिर ये कि 2 नंबर गे बन के लोग आ जाते हैं, या फिर 2 नंबर अहमदिया या 2 नंबर शिया बन के, या 2 नंबर पॉलिटिकल असाइलम लेके यहाँ आ जाते हैं और फिर यहाँ सिस्टम का बेड़ा गर्क करते हैं. ये जितनी भी पाकिस्तानियों की क्लिप्स आते हैं मियाँ साहब के घर के बाहर जो शोर कर रहे होते हैं, जस्ट हैव वन लुक एट देम और आपको क्या लगता है वो इंग्लिश कल्चर में क्या ही वैल्यू ऐड कर रहे होंगे जो अपनी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर सके, और सियासतदानों के पीछे यहाँ भी खज्जल ख्वार हो रहे हैं, तो वो क्या ही यहाँ पे ऐड करते होंगे. और इस तरह के लोग भरे पड़े हैं हर जगह. इट्स सैड. तो नो डिफरेंट. और वेलफेयर सिस्टम की जो आपने बात की कि वो हर चीज़ में जुगाड़ निकाल लेते हैं और फ्लड के नाम पे, और ये तो खैर बहुत पुराना स्कैम है. डोनेशंस, ये जितने भी चैरिटी शोज होते हैं इसमें ज़्यादातर जेबों में ही जा रहा होता है. एंड यू नो स्टेटिस्टिकली 80 to 90% जो है वो तो खर्च हो जाता है. जो भी आप डोनेशन वोनेशन दे रहे होते हैं वो तो मार्केटिंग में और एडमिन में, मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, इसी में खर्च हो जाता है. तो लोगों तक तो पहुंचते ही 10% है. और ये बड़े बड़े फ्रंट भी होते हैं बड़े बड़े लोगों के और बिजनेसमैन के, इसलिए वो बड़ी बड़ी चैरिटी करते हैं क्योंकि वो ब्लैक वाइट हो जाता है. बड़े मसले मसाइल हैं. एंड यस वहाँ पे डॉलर हैं तो ये हो रहा है. और बाकी आपने बोला कि इतने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं है क्योंकि डरपोक है पाकिस्तानी. वेल यहाँ तो खैर बहुत है. वहाँ पे पता नहीं कौन से वाले हैं. फिर आपने जो इंडियंस की बात की उसमें यू हैव स्पेसिफाइड सम of them to be extremely racist, and then you spoke very highly of the Punjabi Sikhs, but the earlier generations. आपने जैसे कहा कि जो नई जनरेशन है वही, जिस तरह हमने डंकी में भी देखा कि वो इंग्लिश की क्लास ले रहे होते हैं और उनको इस तरह की आ नहीं रही होती, और वो बस किसी तरह, और वही देखा देखी, बस जी हमारी भी छत के ऊपर जो है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी बने या बिग बैन बने. और जितना लगा के आ रहे होते हैं उतनी की तो आप दुकान खोल के बड़ा अच्छा कारोबार भी करते हैं. लेकिन वही वाली बात है ना,
दुकान नहीं लगानी, उन्होंने बस किसी तरह यहाँ आना है और ताकि पीछे वो एक हो सके कि जी साड़ा पुत्र भी कनेडा होता है। तो ये जो चीज़ है ना, देखा देखी, ये इज अ वेरी पंजाब प्रॉब्लम, और इसने दोनों साइड के पंजाब का बुरा हाल किया है। वी हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल डंकी के नाम पे, इसी चक्कर पे so many precious lives have been lost, and even those जो who had made it, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमली वो टैक्स भर भर की ज़िंदगी गुजार ली या इलीगल रह रह के, फिर पीछे ही नहीं आ सके। अजीब एक चाह थी कि बस किसी तरह चले जाओ, और वहाँ जाके फिर ना उधर के ना इधर के। सो या बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सो ठीक है, दैट इज़ टोटली वायबल पॉइंट के जो हम वीडियोस में देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का दौर में तो भाई इट्स अ पोस्ट ट्रुथ रियलिटी। सैयद मुजम्मिल यही तो बात करते हैं कि हम पोस्ट ट्रुथ रियलिटी के एरा में रहते हैं, जहाँ पे सच कुछ भी नहीं है। और एल्गोरिदम तो ट्रेन ही इस पे है कि जिस पे आप रुकोगे आपको बार बार वही चीज़ दिखाएगा। तो वो आपको क्यों कोई साइंटिफिक वीडियो दिखाएगा जब आप बार बार हरियाणवी या फिर उस पे लाइक माई सेल्फ भोजपुरी गानों पे तो मैं रुकता हूँ कि क्या बता रे छोरी हमरा गन्ना का रस तोरा बूही में सही सही जावे के ना। ये आप चेक कर रहे हैं भाई की, मतलब मैं डायर स्ट्रेट सुनता था 7th ग्रेड में। मार्क नॉफलर के मैं गिटार सोलो सुनता था 7th ग्रेड में, और अब मैं क्या सुन रहा हूँ, बता हमरा गोरी बता रहे छोरी हमरा गन्ना का रस तोरा बूही में सही सही जावे के ना। अब आप खुद अंदाजा लगाने से मतलब क्या। सो यस, जो आप देखेंगे वही चीज़ आपको बार बार दिखेगी, बट विच अगेन देयर इज नो डिनाइंग कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। वो चीज़ एग्जिस्ट करती हैं तभी तो सामने आ रही हैं। सो यस, जस्ट लाइक एनी अदर यूरोपियन कंट्री, कनाडा भी मजबूरी कहें या फिर उनकी ओल्ड एज आवाम ज़्यादा बढ़ गई, उनको यंग माइग्रेंट चाहिए था, जो एक पूरे यूरोप में एक वेव आई है कि एक गलत आवाम पहुंच गई है और वो सोसाइटी का फैब्रिक डिस्ट्रॉय कर रही है हर तरीके से और हर फ्रंट पे, और जिसकी वजह से राइट विंग एलिमेंट और राइट विंग फैक्शन बहुत जाग रहा है, और आने वाले वक्तों में ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा। बिकॉज हमने वो लोग नहीं भेजे जो वैल्यू ऐड करते थे, हमने एक्सट्रैक्टिव लोग भेजे। अब अगला भी देख रहा है यार, ये मेरे घर आके मेरी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहा है और फिर कह रहा है भाई ये निज़ाम तो तुम्हारा थर्ड क्लास है, हमारा वाला लेकर आओ। अरे भाई तू जहाँ रहता है वहाँ ले आ, यहाँ क्या लेने आया, तू आम लेने आया है, आम तो तुम्हारे यहाँ ही अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम करेंगी। सो लेट्स होप आई गेट टू बी इन कैनेडा वेरी वेरी सून इंशाल्लाह, एंड देन आई विल शेयर माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। वॉकिंग डिटेल्स में आपको नजर आएंगे। थैंक यू फॉर योर ईमेल एंड आई विश यू वेल, टेक केयर। Alright जी, next one says seeking guidance and sharing an update. Dear Junaid sir, I hope this email finds you well. My name is ABC and I'm a 23-year-old student from Pakistan. I'm currently pursuing my master's degree in Europe through a fully funded uh, scholarship coming from a small town in Sindh. This opportunity has been a dream come true for me and my family. A few months ago, I sent you an email about feeling lonely and lost during my first month here. Later, I realized I had sent it to your business email by mistake. वैसे by the way, बहुत लोग गलती करते हैं. Of course, my business email is not business@junaid.com, it's contact@junaid.com. तो लोग समझते हैं कि बस contact है तो कर लेते हैं, मगर वो that is strictly for business. So please be advised. इस पे कर लिया करें. So no, nothing to be sorry about, it's fine. At the start, I found it hard to fit in. My European classmates are mature, more experienced and very confident. I'm the youngest among my classmates. While I do talk to them and we work on assignments together, their humor and topics often don't match mine. I learned a lot from them, but I can't seem to open up fully and it feels like I'm pretending to fit in. Eventually, I joined another class group for a trip where I interacted more with two Pakistani classmates. I hadn't spoken to much before, mainly because my senior had advised me to avoid Desi groups. We clicked instantly and formed a small friend circle of 6 to 7 people, including other Asian students. Initially, it was a relief. These friends shared my sense of humor, and for a while, I felt like myself again. However, things started to change. The Pakistani classmates began visiting my place for dinner almost every day. At first, I enjoyed their company, but they started requesting specific time-consuming dishes like biryani and kadai. वही वाली बात आ गई पिछली episode वाली. It became challenging to manage financially and with my time schedule, but I was still okay with it because at least I wasn't feeling lonely and was enjoying the company. On top of that, I have a hard time saying no to people. Some friends back home also called and asked for money, and I can't say no. I don't want to damage these friendships over money, but I sent half of my stipend as savings for a work visa later. अरे भाई क्या कर रही हो? So I try not to use it.
Balancing expenses has become increasingly difficult. I even shared freelance projects with my Pakistani classmates to help them financially. We agreed to split the payment 50-50, but later they took the entire amount and mocked me when I asked for my share. They often joked about my age, calling me a kid and questioning how I managed to get this scholarship, especially since they are double of my age and have more experience, which I admire. I've learned a lot from them, but it was hurtful because I genuinely wanted to help. They even called me stingy, and it made me question myself. I got the scholarship based on my talent, but their words planted self doubt in me. Eventually, I decided to distance myself. It wasn't easy because I initially enjoyed their company, but I realized the situation was draining me. Now, even though I'm still part of the group, I feel disconnected and lonely again. Back in Pakistan, I was confident, lively, and full of energy. I loved organizing events, making people laugh, and being actively involved in everything. Here, I feel like I've lost that version of myself. I'm quite unsure and don't recognize who I'm becoming. I'm sorry for the long email, but I truly admire your work and I believe you could offer valuable guidance. How can I rebuild my confidence, set boundaries without guilt, and find my way back to the person I used to be? Thank you so much for taking time to read this. I look forward to any advice you can share. Also, if you have any plans to visit Europe, I would love to meet you, especially if you're planning that grand weekend meetup you mentioned in your previous video. Best regards. I forgot where you're from. यू नेवर मेंशनड किस शहर से हैं आप, सो आई एम नॉट रियली श्योर वेयर यू फ्रॉम. आपने यूरोप ही लिखा है हर जगह, सो लाइक यूरोप इज ह्यूज. एनीवे, so reading this email, I met my dearest friend in Dusseldorf and another friend of hers. और मुझे लग रहा है कि मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ बिकॉज लिटरली 4 दिन पहले यही बात है कि घर रोज आना पाकिस्तानी उनका, उसका भी यही था. जो फ्रेंड की फ्रेंड थी उसका भी यही इशू था. शी वॉज फीलिंग वेरी लोनली और वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रही थी. फिर वो पाकिस्तानी दोस्त बने, रोज़ घर आ जाए. रोज़ यार, रोज़ आप पाकिस्तान. अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करें, पाकिस्तान में बहुत कुछ करने को होता है, दिन नहीं ख़त्म होता. यूरोप वगैरह में दिन यूँ ख़त्म हो जाता है. वजह क्योंकि पाकिस्तान में खाना नहीं पकाना पड़ता, कपड़े नहीं धोने होते, कपड़े नहीं इस्त्री करने होते, चीज़ें हो रही होती है. सो यू हैव टू मच टाइम ऑन योर हैंड्स. चूँकि आप यहाँ सब कुछ खुद कर रहे होते हो, आपके पास टाइम नहीं होता, इसलिए हैंग आउट का भी टाइम नहीं होता. सो वो भी मेरी दोस्त ये बता रही थी कि रोज़ घर आना और रोज़ डिटेल्ड डिशेस बनवाना और फिर उसको मैनिपुलेट करना कि वो फिर बेचारी पैसे भी नहीं मांग सकती थी. तो अब ये देखें, उसका भी यही सवाल. उसमें से एक लड़की की जॉब प्राइमार्क में हो गई थी. अच्छा, प्राइमार्क जॉब्स ऑफर करता है. फॉर एग्जांपल जैसे सीज़न आ रहा है ना, क्रिसमस सीज़न है, रश होगा, तो वो डेली बेसिस पे हायर कर लेते हैं स्टूडेंट्स के. भाई सिर्फ तय करना है, जर्मन आती है नहीं आती, खली वाली बस कपड़े तय करके यहाँ लगाने, राइट. एक लड़का था जो उसी तरह डे जॉब पे आया हुआ था एंड दिस गर्ल हु आई मेट, शी वाज वर्किंग फॉर प्राइमा. तो वो सारा टाइम तुम्हारी यहाँ जॉब कैसे लगी? अबे ये लिंक्डइन पे गई, मिल गई, तू भी ढूंढ ले. हमें मसला ही यही है कि तेरे पास कहां से आया. तो भाई उसने हाथ पैर मारे तो आ गया. यही चीज अब आपके पास ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो ये जो पीछे से डंगर बैठे हुए हैं जो डंकी लगा के जैसे तैसे भी आए हुए हैं, तुम्हें कैसे मिली? अबे भाई, ये मुझे खुद इस सवाल से इतनी चिढ़ है. जब भी यहाँ पे मुझे अक्सर देसी मिलते हैं या किसी और जगह, आप यहाँ क्या कर, तू यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे हैं? तो ये ना बस ये कह रहा है, ये यहाँ कैसे आ गया? हम तो कुंडी लगा के आ गए थे पाकिस्तान में, बाकी पीछे से लोग कैसे आ रहे हैं? अरे ये कोई बात है करने वाली? थर्ड क्लास मेंटालिटी. मैं इसीलिए कहता हूँ, और उन्होंने भी सबक हासिल कर लिया. जो पुरानी है, पुराना रह रही है, उसने तो कट ऑफ कर लिया. उसके सारे गोरे दोस्त हैं, वो अपनी लोनलीनेस का सोल्यूशन जो उन्होंने किया, मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा. ऑन दी अदर हैंड, माय डियरेस्ट फ्रेंड, उसको भी 1.5 साल ही हुआ है अभी. शी इज स्टिल विद द देसी फ्रेंड्स बिकॉज देखो, इंसान ट्राइबल होता है, रह रह के उसका भी मुंह अंग्रेजी बोल बोल के थक जाता है. मेरे बड़े अच्छे जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, बिलियनर, जो कि बिलियनर होके मुझे इतना टाइम दे देते हैं, वो इसलिए देते हैं, और अमंग अदर थिंग्स ऑफ कोर्स ही लव्स मी एंड एवरीथिंग. वो कहते हैं यार मुंह दुख जाता है अंग्रेजी बोल बोल के, यार तेरे साथ बैठ के ना फिर अपनी पुराने मोहल्ले वाली लैंग्वेज अंदर से निकलती है, तो वो भड़ास निकालनी होती है. तो इंसान इनहेरेंटली ट्राइबल होता है, वो ढूंढता ही अपने जैसे है. वो आप जितने गोरे दोस्त बना लो, एसेंशियली फिर आप बोलते हो यार मैं लाइक अपना आप नहीं आ रहा मेरे अंदर से. सब दैट इज वेरी नेचुरल. दूसरी चीज़, ये ढसें आपको लग गई हैं. अव्वल तो भाई जो पाकिस्तान से माइग्रेट होता है ना, पाकिस्तान वाला नंबर आप कर दो सेकेंडरी, और प्राइमरी नंबर अपना यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहां गए हो उसको प्राइमरी कर लो. और उनको ये बता दो, अरे यार वो तो मैं चेक ही नहीं करता, वो मैं ऑस्ट्रेलिया का नंबर है, और वो नंबर कभी देना नहीं उनको, ठीक है? वरना वो फिर उस पर आ जाएंगे.
बोलो ये नंबर है ना, उस पे मेरे वो कॉलेज की चीज़ें, तो मैं वो प्रोफेशनल चीज़ें उस पे हैं, ये व्हाट्सएप घर के लिए है, प्राइवेट यूज़ के लिए, वो बिजनेस यूज़ के लिए, ऑफिस का फ़ोन है वो यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे करके उसमें व्हाट्सएप नहीं है। 10,000 बहाने, उनसे दूर रहें आप, क्योंकि उनको पता है जी फलानी स्कॉलरशिप पे गई है तो साल का इतना पैसा मिल रहा है, राइट। अब इट डजंट हेल्प, मेरी अपनी एक वीडियो है उसमें मैंने मेंशन किया था एरास्मस वाले कितने पैसे देते हैं, फलाने वाले कितने पैसे देते हैं, वो भी लोग देख के अच्छा इसको तो बैठे बैठे लाखों रुपए मिल रहे हैं, चल भाई एक काम कर, मेरा इजी लोड तो अब यही बन गया, तो वो गिल्ट में डालते हैं। तो भाई पहली फुर्सत में जो आपके नोटों को देख रहा है ना बैठ के, देख रहा है कि एक बंदी अकेली है, परदेश में है, गैर मुल्क में है, गैर ज़बान है, अपना खाना नहीं है, अपना कल्चर नहीं है, स्ट्रगल कर रही होगी, सर्दी है, मौसम है, दिक्कत है, अकेली है, लेकिन नहीं पहले तुम पैसे भेज दो फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ऐसे लोगों को फारिग कराया। और ये जो घर पे आ रहे हैं ना, देखें भाई गोरे इस मामले में बिल्कुल सही होते हैं, वो भाई हाथ उठा लेते हैं सीधा सीधा डच, मैंने ये खाया है तो मेरा बिल तो यही है, उनमें नहीं होता ये रख रखाव। और ये अकल मुझे कब आई, जब मैं एक बार आई वॉज परफॉर्मिंग एट वन अप बार, टी कॉम में एक होता था स्टैंड अप, में वहाँ करता था, तो मैं वो बार स्टूल पे सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था, तो एक गोरा है, उसने पोलाइटली पूछा एक ले लूँ, मैंने ले लो। उसने मुझे जितना थैंक यू किया, मैंने क्या बस दे नहीं रह गई है, बाकी सब तो कर ही दिया उसने, इतना क्यों, तो मेरे दूसरे दोस्त ने बताया भाई इनके मुल्कों में वो पूछते भी नहीं है, तो अगर यहाँ कोई दे रहा है तो उनके लिए बड़ी अनोखी बात होती है, अच्छा यार सिगरेट शेयर कर रहा है, तो भाई आप बिल्कुल हाथ उठा ले, बोलो बिरयानी खानी है? बिल्कुल, ले आओ सौदा, सौदा ले आओ, मेरे पास तो नहीं है और मैं नहीं जा रही। वो बोलेंगे अच्छा तुम नीचे से हो ना, तुम्हारा स्टोर है, बोलो मेरा क्या स्टोर, सबका स्टोर है, जाओ लेकर आओ, लेकर आओ अभी बनाती हूँ। एक दिन बोलें, अगले दिन नहीं आएंगे। जब तक आप बिठा के खिलाती रहेगी, वो पागल थोड़ी है कि घर जाके खुद ही अपनी जैसी तैसी पीली दाल बनाए और वो भी अच्छे जायके की ना हो, या फिर 5 यूरो का डोनर खाना पड़े। जब आप मुफ्ता वो जो है ना, आपने दस्तरखान लगाया हुआ है, सेठ खिला रहा है, तो वो आएंगे रोज़ आपके पास, और रोज़ आएंगे। भाई स्टूडेंट के पास तो टाइम ही नहीं होता बाहर मुल्क में, वो पढ़ाई कर ले, जॉब कर ले, पीछे देख ले, या इनको खिला दे हरामों को। तो ये आप जितना इनको फ्री कराएंगी, पाकिस्तानी तबीयत ही यही है, उंगली पकड़ाओ बाजू खींच लेते हैं। तो आप पहले दिन से ही ठीक है, इंसान अकेला होता है तो चलो कर लेता है, ये मामलात आप सिर्फ संडे या सैटरडे तक के रखें, संडे के भी ना रखें। संडे तो बिल्कुल आराम का दिन होता है, संडे को तो लॉन्ड्री भी नहीं करना अलाउ होती, जर्मनी वगैरह जैसे मुल्कों में पड़ोसी शिकायत कर देते हैं, वैक्यूम शैक्यूम सब अलाउ नहीं होता। तो सैटरडे को एक बार बुलाएं, इस शर्त पे कि अगले सैटरडे फिर बेटा आपने बुलाना है, फिर तीसरे यासिर भाई ने बुलाना है, फिर फाद भाई ने बुलाना है, फिर सरमद भाई ने बुलाना है, तो ऐसे रोटेशन चलेगी। ये कोई घर जो है ना सैलानी वेलफेयर नहीं लिखा हुआ है, मैं कोई छिपा नहीं हूँ, हरा कुर्ता पहन के घूम रही हूँ कि तुम लोग को रोजाना मटन चॉप्स खिलाती रहूँ। दफाओ यहाँ से, सौदा डलवाओ, बोलो सौदा डलवाओ, रोज आके खा लो, आप महीने का राशन यहाँ पे डाल दो, और मैं जब रोज बनाती हूँ तो मैं थोड़ा पानी डाल के 4 लोगों की दाल कर लूंगी, तो डब्बे में डाल के घर ले जाना, यही बैठ के 10 मिनट में खा के निकल जाना, मैं बनाती हूँ। ऐसा भागेंगे, गधे के सर से सींग भागते हैं। कभी इनकी जेबों में हाथों डलवाएं, देखिए कुछ लोगों की जेब में सांप होते हैं, हाथ डालेंगे तो काटेगा, तो इनके सांपों को मारना है आपने। तो जितना आप फ्री कराएंगी, ये फ्री तबीयत के लोग हैं, इनमें रख रखाव और वो तो चीज़ है ही नहीं, एहसास, एम्पैथी छू के नहीं गुजरी। और ये लोग जो जेलस हैं, जो सीनियर्स हैं आपके, कि तुम्हें जॉब कैसे मिली, तुम्हें स्कॉलरशिप कैसे मिली, बोलो भाई मैं नेक औरत हूँ, मेरी माँ की दुआएं, मेरे माँ बाप नेक थे, उनकी दुआएं लग गई। तो आपके होंगे फिर दूसरे टाइप के, या आप ही होंगे बदबख्त कि जिसको नहीं मिली। अल्लाह की रहमत है, हर किसी पे थोड़ी नाजिल होती, ऐसे बोल के टाल दिया करें। बस दूसरे की जेब पे नज़र, दूसरे की डिग्री पे नज़र, दूसरे की स्कॉलरशिप पे नज़र, यही वजह है कि ये डंगर 40-40 साल के हो जाते हैं, ये कहीं किसी काबिल नहीं होते। ये वही सिक्योरिटी की जॉब, वही ऊबर ईट्स कर रहे होते हैं, ये आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो सारा फोकस अपने अपनी एक्सीलेंस पे लगाना था, उन्होंने दूसरी की जेब पे लगा दिया कि इसकी जेब में क्या है, ये कितना कमा रही है, ये कौन सी गाड़ी है, पीछे क्या चल रहा है, इसने अपना घर ले लिया, मॉर्गेज कैसे मिल गई, फलाना ढिमकाना, ये अपग्रेड कैसे करिए, इनका सारा टाइम इसी में गुजरता है। ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं। ठीक है आप थोड़ा अनफिट फील करती हैं या इनएडिक्वेट फील करती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी कम नहीं हैं, आप पढ़ लिख के स्कॉलरशिप लेकर आई हैं। ये गोरे जो है, अगर आपके क्लासमेट्स हैं यूरोपियंस जो भी हैं, तो चलो ये तो इनका तो लोकल है, इनको तो मिलना ही था। आप जहाँ से उठ के आई हैं तो आप ज़्यादा उनसे एक्सीलेंट है, बस वो एक लैंग्वेज बैरियर है, और वो ठीक है, ह्यूमर हर जगह का अलग होता है, अगर वो मैच नहीं हो रहा तो आप इनएडिक्वेट नहीं है, आप उनसे उनकी ज़बान में बात कर रही हैं, वो आपसे सिंधी बलोची में नहीं बात कर रहा, आप उनसे उनकी ज़बान में बात करें, तो आप तो ज़्यादा एट पार हैं उनसे। तो ये छोड़ें, और वक्त के साथ साथ इंसान कैचअप कर लेता है, उनके ह्यूमर वगैरह को, हर चीज़ हो जाती है।
दूसरा इतना लोनली फील कर रही है ना, तो अपनी लोनलीनेस पे फिर इन्वेस्ट करें, जिम शिम ज्वाइन करें, फिटनेस फ्रीक बन जाएं, एक्टिविटी करें, सैटरडे को हाइकिंग करें, और बिल्कुल अपनी बॉडी को टेम्पल बना दें कि मैंने इसकी हिफाजत करनी है और मैं अकेली हूँ और मैं ही अपने साथ हूँ, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। और बिल्कुल इसको क्रीपन ही ना होने दें, इस चीज़ को, इस बैड फीलिंग को, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मैन। अगर आप जहाँ से आप आई हैं, ऑब्वियसली आपने रिक्वेस्ट की है मेंशन ना करो, वहाँ से आप उठ के यहाँ आई हैं, अगर यहाँ भी इन डंगरों में आपने टाइम ज़ाया किया तो क्या ही फ़ायदा। तो इससे बेहतर है वहीं चली जाएं, घर की रोटी तो मिलेगी। अगर इधर इन्हीं के साथ टाइम ज़ाया करना था, अगर एक्सपोजर बढ़ाना ही नहीं था और इन्हीं में ही रहना था, तो उधर ही रह लेती। तो अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अपने होराइजन को एक्सपैंड कीजिए और डिफरेंट कल्चर्स के साथ एंगेज हों, डिफरेंट कल्चर्स को ऑब्ज़र्व करें कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वो ज़िंदगी को किस तरह लेके चलते हैं, वो ज़िंदगी को किस तरह ट्रीट करते हैं, वो अपने आप को किस तरह ट्रीट करते हैं, अपने आसपास वालों को कितना ट्रीट करते हैं, वो दूसरे के मज़हब में नहीं घुसते होंगे, वो दूसरे की प्राइवेसी, दूसरे को स्पेस देते होंगे, ये तो घर में ही घुस जाते हैं। आपके वो वाले दोस्त कितनी बार घर आए बिरयानी खाने, ये भी बता दें आप। ठीक है ना, ये फ्री होने की जो मेंटालिटी है ना, ये इनसे दूर रहें। और एक बार आप जेबों में हाथ डलवा लें, ये अगले दिन आपको नज़र नहीं आएंगे। आप बोलें भाई देखें ठीक है ना, यही है, ये हिसाब किताब बैठते हैं, ये सारे आप कर लें, मैं भी बना देती हूँ। और ये रोज़ ज़रूरी नहीं कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ बैठ के आप बनाने, वो पढ़ने गई है, इन हड़ हरामों को सालन खिलाने गई हैं। आपने खुद ही इंसान अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करता है भाई। तो जितने लोग सुन रहे हैं इस तरह की, जो बोट में बैठे हुए हैं, जो इस तरह की उससे गुजर रहे हैं, प्लीज़, यू आर ओनली, ओनली यू कैन चेंज योर ओन एनवायरनमेंट। तो इन चीज़ों को ख्याल देखिए, ठीक है, दोस्ती यारी होती है, कभी कभी आपका भी दिल करता है आप उनको स्पॉइल करें, मगर हर चीज़ टू वे होती है, दोनों तरफ से होती है, तो ही दोस्ती होती है, वरना एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो ये सरासर एक्सप्लॉइटेशन है कि जहाँ सिर्फ आप ही हांडियाँ चढ़ा रही हैं, अगला तो बस, अगले ने बस, क्या बोलूँ अब मैं। तो आप जो है बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट ना हो। और जितने लोग सुन रहे हैं, इसमें लड़के भी होंगे आई एम श्योर, जो हु लैक स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स, जो कि शायद शर्मा शर्मी में या डर में, यार मेरे दोस्त ना चले जाएं, मैं मुल्क से दूर हूँ, यही मेरा सब कुछ है। नहीं भाई, आपके पास बहुत कुछ है, थोड़ा निकलो तो सही, थोड़ा बाहर तो निकलो, इनसे बढ़ के बहुत कुछ है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कहाँ कैसे लोगों में टाइम ज़ाया करो। ठीक है, बुरे वक्त में स्टेटिस्टिकली अपना ही काम आता है, लेकिन फिर अपना जितना चूना लगाते हैं ना, तो नेट में आप लॉस में ही होते हो। लॉस नहीं करना, उधर लॉस करने थोड़ी गए हो यार, माँ बाप से दूर गए हो उधर, क्या अपना नुकसान कराने के लिए गए हो, या अपनी मेंटल हेल्थ फक करने गए हो? नहीं ना यार, अपनी अपनी एक्सीलेंस के लिए गए हो, अपने आप अपना करियर को बढ़ावा देने के लिए गए हो, अपनी तालीम अच्छी करने के लिए गए हो, एक्सपोजर बढ़ाने के लिए गए हो, रिसर्च करने के लिए गए हो। तो ये चीज़ें करो। ठीक है, इन चीज़ों पे फोकस ना करो, अपने साथ रहना सीखो, कोई मसला नहीं, लोनलीनेस आती है यार, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। क्या करें भाई, ऐसा ही है, पैसा है तो ऐसा ही है। ठीक है, जिसने मिलना होगा ज़िंदगी में मिल जाएगा, हम सफ़र भी मिल जाएगा, बच्चे भी मिल जाएंगे, फिर एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑन योर ओन। आप जितने भरे घर में हो, होते आप अकेले ही हो। तो उसको एब्जॉर्ब करना सीखें, उसको एम्ब्रेस करना सीखें, और मैन अप या वुमन अप, जो भी बोलना चाहें, सेवन अप, जो भी करना चाहें। तो बाउंड्रीज करें, गिल्ट विल्ट जाए खल्ली वल्ली। जब अगले को गिल्ट नहीं हो रहा आपको एक्सप्लॉइट करने में, तो आपको गिल्ट क्यों हो अपने आप को बचाने के लिए भाई? अगले को तो 2 मिनट का नहीं हो रहा। कभी किसी ने झूठे मुंह लाके 2 थैले रखे आपकी किचन में कि यार रमशा फरीशा जो भी आपका नाम है, ठीक है, कि यार हम रोज आते हैं, तुम्हारा वी अंडरस्टैंड तुम नई स्टूडेंट हो, हम यहाँ हड़ हराम 15 साल से बैठे हुए हैं, मगर आज भी तुम्हारे हाथ की रोटी खा रहे हैं और तुम्हारी जेब से खा रहे हैं। तो चलो यार, आज ये हम थोड़ा सा ले आए, चावल ले आए, थोड़ा घी ले आए, ऑयल ले आए, शुगर ले आए, या चाय मैं बना लेता हूँ, या चलो मीठा मैं ले आता हूँ, या कोल्ड ड्रिंक मैं ले। कभी बोला किसी ने झूठे मुंह? अब बाप की नौकर है उनकी, अब वहाँ से इनकी नौकरियाँ करने आई हैं, इनकी हांडियाँ पकाने आई हैं। साबिर पकवान नाम है आपका। अजीब बात है भाई। कभी कभी चलता है, लेकिन टू वे चलता है। आज इधर है तो कल उधर भी खाना लगेगा, वरना नहीं लगेगा। वरना जाओ अपना अपना खाओ भाई, मैं तो अपना पका लेती हूँ, तुम अपना खुद ही देखो कुछ जो भी करना है। खैर भाई, अब हर चीज़ की बैटरी गिर रही है, तो इस सवाल को यही एंड करते हैं। प्लीज़ बाउंड्रीज बनाना सीखें, ये आप ही ने बनानी है, कोई और आपको बना के नहीं देगा। और ये हमारी जो आवाम है ना, इसको ये बहुत फ्री होने वाली आवाम है। इसने तो कनाडा को ही चूस लिया, कनाडा ने बोला हाँ वेलफेयर मिलता है, पूरा ही चूस लिया। ब्रैडफोर्ड को बैंकरप्ट कर दिया, आप क्या चीज़ है। ये तो ऐसी कौम है भाई, इसे बच के रहे, और बस दूर दूर तक सलाम दुआ रखें, बल्कि कोशिश करें वो भी ना रखें, काम से काम रखें।
चलो भाई, थैंक यू। ऑलराइट जी, तो ये थी आज की एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, सवालात जरूर दीजिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस एपिसोड से। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इन, इतना आप टाइम लगाते हैं। मेरी ख्वाहिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स इंक्लूड की जाएं, मगर द इनफ्लो ऑलवेज ट्रम्प्स द आउटफ्लो फ्रॉम माई एंड, सो माई अपॉलॉजीज़। इसमें कोई पसंदीदगी या नापसंदगी नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ के टाइम कंस्ट्रेंट है। सो आई होप यू डू अंडरस्टैंड। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में नए सवालात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।